आपकी बॉडी पे ना कोई मार्क तो नहीं है, ठीक है। आपने अपने कपड़े उतारो, उसने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कपड़े उतार दिए उसके सामने, उसने इधर वीडियो बना लिया उसका। तब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं आपको दिखाता हूँ। कहती मुझे 2 फ्लेम्स दिखाए उसने, 2 फ्लेम्स में आग जल रही है और एक में जो है मेरे बॉयफ्रेंड की शेप में आग जल रही है। मेरी फोटोग्राफ आ रही है उस आग में, आग जो मेरी फोटोग्राफी बनी हुई है। कहते हैं कि अब तुम्हारी नेगेटिविटी जल रही है। ये गैंग का काम ही यही है, मैट्रिमोनियल शादी करके और उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना लोगों से। और ये अलग अलग आइडेंटिटीज में इस लड़की की पहले 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। अपने 2 गनमैन के साथ हमारे ऑफिस में आया, अपने गनमैन से मुझे गन पॉइंट पे ले लिया और पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया। ये देखने के जो वीडियोस थी जो आपने बनाई थी। अब गे साइट्स बनी हुई है कई सारी, ठीक है। तो गे साइट्स पे ये अपने लिए पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इसने अपने लिए एक गे पार्टनर ढूंढा। अब वो गे पार्टनर के साथ जाके अपने स्ट्रेंजर था, जाके उसका सो गया। उसने उसके वीडियोस बना लिए और वीडियो बना के इसको करना शुरू कर दिया ब्लैकमेल। इतना ज़बरदस्त ब्लैकमेल किया कि उसने जो भी उसकी सेविंग्स थी ज़िंदगी भर की, गोल्ड वोल्ड सब बेच दिया। फैमिली परेशान थी कि साला हर चीज़ घर में से अपनी चोरी करनी शुरू कर दी उनको, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। भाई हमने 2-3 इन्वेस्टिगेटर्स प्राइवेट डिटेक्टिव्स के साथ बैठ के पॉडकास्ट किया कर लिया। आपने तो अपनी डिमांड ही बढ़ा दी, प्लीज़ और ऐसे पॉडकास्ट लेकर आइए। तो हमने आप लोग के लिए, अपनी जनता की डिमांड के लिए इंडिया के वन ऑफ द टॉप नॉच प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अपने पॉडकास्ट पे लेकर आए। नमन जैन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, अभी तक हमने जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को लेकर, हमने मोस्टली मैट्रिमोनी केसेस बहुत डिस्कस करे हैं। बट ऑडियंस को मैं बता दूं, जो सर डील करते हैं मोस्टली मैट्रिमोनियल केसेस, स्कैम्स, फ्रॉड्स, और सर के जो क्लाइंट्स रहे हैं बॉलीवुड एक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, तो सर के पास जो केसेस है ना और जो सर के पास रियलिटी है वो बाकी जो हमने पॉडकास्ट करे उनसे बहुत अलग होने वाली है। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, लोगों को भी पता चले कि आप कितने साल से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और किन किन अवार्ड से आपको नवाजा गया है, थोड़ा बता दो। तो बेसिकली हम लोग जो है इस बिज़नेस में वी आर सिंस लास्ट 27 ईयर्स, 1998 से वी आर इनटू दिस बिज़नेस। और हम लोग इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़ के लिए काम करते हैं, इंक्लूडिंग टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज ऑफ इंडिया। और हमारा जो मेजर पोर्टफोलियो है वो कॉर्पोरेट एस्पायनेज एज वेल एज सेंसिटिव केसेस ऑफ इंडिया हैंडल करना है। ब्लैकमेलिंग के केसेस हम लोग बहुत हैंडल करते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस तो हैंडल करते ही हैं, वो तो हर डिटेक्टिव एजेंसी हैंडल करती है। बट ओवर एंड अबव हम क्या हैंडल करते हैं, कॉर्पोरेट एस्पायनेज, जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशंस में। ब्लैकमेलिंग के बड़े सेंसिटिव केसेस वो लोग हम हैंडल करते हैं। और हम लोग जो है वी हैव बीन अवार्डेड मैनी टाइम्स। जैसे कि हमारे को 2012 में थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी जो थी उनके थ्रू अवार्ड मिला। देन फिर हमें MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू अवार्ड मिला 2014 में। 2017 में हमें इन्वेस्टिगेशन लीडरशिप अवार्ड मिला थ्रू मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और लास्ट ईयर दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हमें अवार्ड किया, जो दूसरी डायरेक्टर हैं कंपनी में मिस निधि जैन को, ऑल इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। कंपनी में हमारे सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स काम करते हैं। दे आर द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड हम लोग जो हैं वी हैव बीन हाईली एंडोर्स्ड बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। लाइक हमारे जो हैं कोलैबोरेशंस हुए हैं, अजय देवगन, कंगना रनावत, राजकुमार राव, तापसी पन्नू, वानी कपूर ने हमें जो है हमारे बारे में एंडोर्स किया है, हमारे बारे में बोला है। हाँ, हम लोग जो है वी आर मेंबर्स टू वेरियस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो और वी हैव बीन हाईली एक्कोलेटेड बाय नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। इनफैक्ट चैनल्स लाइक दूरदर्शन, प्रसार भारती have made documentaries on us। वाह सर, आप इतने साल से काम कर रहे हो और इतना ज़बरदस्त आपने काम करा है। थैंक यू हमारे शो पे आए, अपने बिजी शेड्यूल से आपने इतना अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा हम बात भी कर रहे थे कि हमने मोस्टली प्री मैट्रिमनी इन्वेस्टिगेशन या फिर पोस्ट मैट्रिमनी इन्वेस्टिगेशन, हल्का फुल्का ऐसे केसेस बात करिए। जो आपकी पोर्टफोलियो रहा है वो मोस्टली हाई प्रोफाइल रहा है। और अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आजकल ब्लैकमेलिंग एक बहुत मेजर इशू बन गया है। बहुत मेजर इशू। तो थोड़ा इसको बताओ सर, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग चल रही है और ये होती कैसे है? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना लोगों के जानने के लिए। मतलब लोगों को इस बारे में अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि ब्लैकमेलिंग किस तरीके से होती है, कहाँ कहाँ से ब्लैकमेलिंग होती है, और कौन लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं और किस तरीके से बचाया जा सकता है अपने आप को। देखो, ब्लैकमेलिंग के जो हमारे पास केसेस आते हैं ना, पहले एंसेस्ट्रली हम सुनते आते थे कि भाई एक मेल है फीमेल को ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसके फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल लिए, रिलेशनशिप में थे, एंड अ मेल इज़ ब्लैकमेलिंग अ फीमेल।
फॉल्स रेप केसेस डालने के थ्रेट होते हैं कि हम रेप केसेस डाल देंगे, सेक्सटॉर्शन के एक्ट्स हो गए हैं, जितनी भी डेटिंग साइट्स है, बम्बल हो गई, टिंडर हो गई, दूसरी ऐप्स हो गई, यहाँ पे फेक प्रोफाइल्स बना के गर्ल्स ज्वाइन कर लेती हैं और पूरा गैंग इन्वॉल्व होता है पीछे। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो लोग गलिबल लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करते हैं, पहले हनी ट्रैप करते हैं, फिर उनके साथ वीडियोज़ निकालते हैं उनको ओयो रूम जैसी जगहों में बुलाया जाता है, उनके वीडियोस निकाले जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, पूरा नेक्सस इसमें इन्वॉल्व होता है। स्पा सेंटर्स खुल गए हैं। स्पा सेंटर्स में क्योंकि प्राइवेट मोमेंट्स भी स्पेंड करते हैं कई लोग अंदर जाके, ठीक है, तो जो स्पा सेंटर्स में अंदर जो मसाज करती हैं लेडीज़, ऐसे कितने केस हमारे पास आए हैं जो कि उनको ब्लैकमेल करती थी और देन वी हैव टेकन देम आउट ऑफ देम क्लचेस कि मैं जो फंस जाते थे। ऐसे केसेस बड़े आते हैं हमारे पास, आते हैं कि हनी ट्रैप करके फॉल्स रिप्रीज, और मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस के केसेस आते हैं जिसमें हनी ट्रैप कर लिया पॉलिटिशियंस को और हनी ट्रैप करके उनसे लार्ज चंक्स ऑफ मनी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, हाँ, ऐसे केसेस आते हैं। और मेल्स के जो फीमेल्स को ब्लैकमेल करते हैं वो तो आम बात है ही, वो केसेस तो आते ही आते हैं हमारे पास हैं। पर जैसे आप बॉलीवुड के साथ भी काम करते हो, मतलब इतने सारे एक्टर्स आप जानते हैं आपको, तो उनके साथ भी लोग करते हैं ब्लैकमेलिंग? हाँ, बहुत होती है, बल्कि एक बात बताऊँ, जितना हाई प्रोफाइल होता है ना आदमी, ब्लैकमेलिंग उतनी स्ट्रांग होती है। कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेलिंग होती है, पॉलिटिशियंस के साथ ब्लैकमेलिंग होती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ ब्लैकमेलिंग होती है। इनफैक्ट मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी भी है जो हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए काम किया था। इसमें क्या था कि एक बॉलीवुड वेरी वेल नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसी छोटी मोटी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, वेरी वेल नोन पर्सन, ही इज़ मैरिड, उसके किड्स भी हैं अपने, और वो जो है उनका किसी एक फीमेल के साथ अलायंस हो गया। तो जो फीमेल थी वो बॉलीवुड के उससे नहीं थी, बॉलीवुड सर्कल से नहीं थी। तो अब क्या था कि वो उनके साथ एक तरह से पैरेलल फैमिली उन्होंने रन करनी अपनी शुरू कर दी, ठीक है, तो काफ़ी क्लोज हो गए उस फीमेल के साथ और मतलब दिन रात उसके साथ रहना एंड ऑल दैट, जब भी उनको मौका मिलता था उसी के साथ ही रहते थे और उसको अलग से घर भी दिलवा रखा था और ह्यूज चंक्स ऑफ मनी भी उसको पे किया जाता था। तो नाउ और इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे बेसिकली उसके साथ। बट ये जो फीमेल थी ये उनके साथ इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि वो जो है ना बियर ही नहीं कर पाती थी कि वो अपने घर वापस क्यों जाते हैं, अपनी वाइफ के पास क्यों जाते हैं, अपने बच्चों के पास क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसको हर बार जो है ह्यूज फाइट्स होती थी उनके बीच में विद द कोर्स ऑफ टाइम। इनिशियली वो कहती थी कि मैं आपके बच्चों को भी देख लूँगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में जब वो अपने वाइफ के पास जाते थे और बच्चों के पास जाते थे तो अंदर से उसको चिढ़ मचती थी बहुत ज़्यादा। तो वाइफ और अब वो क्या कहती थी, वो इस हद तक उतर आई थी कि हर टाइम उनको मॉनिटर करना, हर टाइम कभी उनके ऊपर स्पाई करना, ये देखना कि वो अपनी वाइफ के कितना खुश हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको ये बोलते थे कि मेरी वाइफ के साथ इतना मैं खुश नहीं हूँ। तो ये देखना हर टाइम किसी न किसी तरह स्पाई करते रहना कि वाइफ के कितना खुश हैं, कितना खुश नहीं है, ठीक है, तो बच्चों के साथ कहाँ घूमने जा रहे हैं। और उनको कंसर्न कब हुआ, उनको कंसर्न तब हुआ जब एक बार ना उसने गुस्से में आके, जब लड़ाई हो रही थी ऐसे ही, ठीक है, तो उसने ये बोल दिया कि मैंने ना बात कर ली है और मैं तुम्हारी वाइफ को ही मरवा दूंगी। ओह शिट। हाँ, अब वो अपनी वाइफ के साथ भी इमोशनली अटैच थे, वो अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अब ये बात उनको बड़ी बॉदर कर गई। अब वो थे बड़ी डिलेमा में, क्योंकि वो जो है इसको भी नहीं छोड़ पा रहे थे और उसको वाइफ के अगेंस्ट भी कुछ नहीं चाहते कि ये कुछ करे। तो अच्छा, अब इन्होंने उसको कन्फ्रंट किया, तो उसके पास ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करते हो तो आप पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना लेते हो, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए तो एक भी चीज़ मीडिया में लीक हो जाए तो इट्स एन एंड ऑफ करियर, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। तो अब क्या है कि अब उनके लिए इतना टफ सिचुएशन हो गई थी कि सारी मेरी प्राइवेट पिक्चर्स वीडियोस के पास हैं, एंड उसने बोल भी दिया। अब उसने धीरे धीरे उन्होंने इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। जब अवॉइड करना शुरू किया, इसको कम जाना शुरू कर दिया, एकदम से बिल्कुल कट नहीं किया लेकिन कम जाना शुरू कर दिया, कम पैसे देने शुरू कर दिए। देन उसका नया रूप उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि मीडिया में लीक कर दूंगी वीडियोस पिक्चर्स, तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगी, तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगी, तुम्हारे बच्चों को दिखा दूंगी। तो ये जो था ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब इस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि मुझे इसको छोड़ना और इससे बाहर निकलना है। तो देन ही केम टू अस। तो उन्होंने हमारे को खुद कुछ खास लोगों के थ्रू, जो बीच में कॉमन रेफरेंसेस थे, उसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट किया। देन वी केम इनटू पिक्चर। अब मैटर इतना सीरियस था कि नॉर्मल हम ब्लैकमेलिंग केसेस में क्या करते हैं, पुलिस की हेल्प लेके हम ऐसे ब्लैकमेलर्स को थाने में ले आते हैं, ऑफिशियल कंप्लेंट एक फाइल कराते हैं हम पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कराते, और ऑफिशियल कंप्लेंट के बेस पे पुलिस एक्शन लेने की स्थिति में आ जाती है।
ठीक है, और उसके बेस पे हम ब्लैकमेलर को थाने में ले आते हैं। उसके बारे में पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके सारे लूप होल्स चेक करते हैं, और लूप होल्स चेक करने के बाद जो उसके जहाँ पे पॉइंट्स वो वीक होता है, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करके अपने उसमें रखते हैं, रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे एट द टाइम कि जब हमें अपने क्लाइंट को बचाना होगा उस टाइम पे। फिर हम उसको अपने पुलिस के थ्रू हम उनको उठा के पुलिस में ले आते हैं, और वहाँ पे लाके फिर उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, उनसे रिकवरीज करी जाती हैं, जो भी उनके पास मटेरियल होता है, इलिसिट मटेरियल होता है, उसकी रिकवरीज करी जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को नॉर्मली प्रोटेक्ट करते हैं। बट इस केस में क्या था, इस केस में एक तो फीमेल इन्वॉल्व थी, ठीक है, और दूसरी बात उसको थाने में लाने का मतलब ये था कि इसमें ये भी था कि सारे बॉलीवुड सर्कल में पुलिस को पता चल गया, पुलिस भी कितने लोगों से कनेक्टेड रहती है, और ऐसी चीज़ अंदर से थाने के अंदर से लीक हो जाए कि भाई ऐसे कोई इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार की जो वीडियोज़ हैं, प्राइवेट वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो एक ऐसे लेडी ब्लैकमेल करी, बड़ा इशू बन सकता है। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना था। हमारी वो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या था कि अब हमारे को बड़ा एक अनकन्वेंशनल तरीका सोचना था इसको, केस को सॉल्व करने का। हमने सोचा कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमने इस लेडी के बारे में उसकी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करी, सब कुछ किया। तो बेसिकली हमें पता चला कि ये ना लेडी शुरू से ही बड़ी पॉजेसिव रही है, ठीक है, इसके पास्ट रिलेशन में बड़ी पॉजेसिव थी, और थोड़ी सी इसको इलनेस भी रहती थी, डिप्रेशन में भी रहती थी, लोनली रहती थी। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था इस लेडी का, तो फ्रेंड सर्कल ना होने की वजह से और लोनली थी, इसलिए ज़्यादा चाहती थी कि ये मेरे पास रहे, क्योंकि अपना सर्कल नहीं था। वैसे वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे पीछे बैकग्राउंड से भी आती थी, लेकिन क्या था कि लोनली थी बस। अब क्या था कि हमें क्या करना था कि हमें एक अनकन्वेंशनल तरीका अपनाना था कि ये उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए, उसको ब्लैकमेल ना करे। तो हमने क्या किया कि हमने एक अपनी फीमेल एक्ट्रेस जो थी, जो बॉलीवुड की खुद एक छोटी मूवीज़ में आती हुई एक्ट्रेस थी, स्ट्रगलर थी बेसिकली, बट नॉन स्ट्रगलर थी, उस कई सारी छोटी मूवीज़ में वो आ चुकी थी, वेल नोन फेस था वो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ना अंडर कवर एजेंट्स रखते हैं अपने यहाँ। कहीं मेल अंडर कवर एजेंट होते हैं, फीमेल मॉडल अंडर कवर एजेंट्स होती हैं, मेल मॉडल अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, जो हमारे लिए ऐसे अंडर कवर ऑपरेशंस पे काम करते हैं। हम जो है और ट्रस्टेड होते हैं लोग। तो ऐसे ही हमने एक अपनी फीमेल अंडर कवर एजेंट को यूज़ किया, जो खुद की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। उसको हमने इसके जहाँ पे रहती थी मुंबई में, उसके बराबर में इसको घर दिला दिया, और घर दिलाने के बाद उसको लेडी को उसने धीरे धीरे से फ्रेंडशिप करनी शुरू करी। अच्छा, हमने क्लाइंट को भी ये बोला कि अभी आप पूरी तरह विड्रॉ मत करो, कहीं एकदम से बैकफायर ना कर जाए, आप धीरे धीरे करके विड्रॉ करो, अभी आप इससे मिलते रहो ताकि ये सबसाइडेड रहे थोड़ा सा, तो और इसको पैसे भी देते रहो। तो उन्होंने जैसा हमने कहा वैसा किया, उसको पैसे भी देते रहे और उसको थोड़ा सबसाइडेड रखा। इन द मीनवाइल जो हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट थी, वो सुबह जिम में जाती थी, उसका जिम में भी जाती थी, सुबह वॉक पे जाती थी, वॉक पे भी जाती थी, उनकी सोसाइटी में कोई फंक्शंस होते थे, उनके सोसाइटी में फंक्शंस में भी अटेंड कर दिए साथ में। तो धीरे धीरे उससे क्लोज होना शुरू हो गई। अब वो इतना क्लोज हो गई, उसकी खास फ्रेंड बनने लगी। वो लोनली तो थी वो गर्ल, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए था, तो फ्रेंड भी बड़ी जल्दी बन गई वो। अब फ्रेंड बनने के बाद इसने फीमेल ने क्या किया कि अपने जो उसका अपना सर्कल था एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का, उसको उस फीमेल को अपने साथ ले कि हम इनमें घूमते हैं। उसको क्लब्स में ले जाना शुरू कर दिया, उसको शॉपिंग्स पे ले जाना शुरू कर दिया, उसको एन्जॉयमेंट करानी शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पे ले जाके। तो उससे क्या हुआ कि उसका ध्यान ना हमारा जो क्लाइंट था उसकी तरफ हटना शुरू हो गया, और क्योंकि उसको एक अलग से एक पर्पस मिलने लगा कि मैं घूमने जा रही हूँ, फिरने जा रही हूँ, शॉपिंग्स पे जा रही हूँ। पूरी तरीके से उसको इंडल्ज कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया उस ग्रुप में। तो मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी। उसमें से ये एक मेल मॉडल जो था, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो उससे क्लोज आना शुरू हो गया, ठीक है, कि उसको ज़्यादा उसे तरफ कंसर्न दिखा के, उसकी केयर करके, उसके साथ उसके बारे में बातें करके और क्लोज आना शुरू हो गया। ये ऑपरेशन हमारा 1 साल 1.5 साल तक चला। लेकिन वो 1 साल 1.5 साल में हमने उसकी साइकोलॉजी को काउंसलिंग कर करके थ्रू अंडरकवर एजेंट इतना चेंज कर दिया कि वो जो है बिल्कुल ही उससे बाहर निकल गई। और जो भी उसके पास एविडेंसेस थे, जो हमारा मेल अंडरकवर एजेंट था, जब वो उससे क्लोज हो गया, उसने बता दिया था कि हाँ मेरा ऐसे रिलेशनशिप था हमारे सर्कल में, तो उसने उससे डिलीट भी करवा दिए किसी बहाने से। नेचुरली करवा दिया आपने, नेचुरली ही करवा दिया। तो बेसिकली कई बार ना आपको अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस को अंजाम देने के लिए। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कोई पावरफुल बंदा हो आपके अगेंस्ट या कुछ, या किसी को परेशान करो, जैसे एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उसके खिलाफ आपने इन्वेस्टिगेशन करी हो और मतलब वो भी भारी पड़ गया हो कि भाई आप नहीं कर पा रहे इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ हुआ है कभी? चैलेंजिंग केस बेसिकली कोई? देखो, चैलेंजिंग केसेस तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारे ऊपर भारी पड़ गया हो।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन इतनी डिस्क्रीट होती है कि पता ही नहीं चलता किसी को भी, ठीक है। और पॉलिटिकल केसेस जो होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमें हायर करते हैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। और ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हमारे को हायर करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। लेकिन क्या होता है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रीट होती हैं, और हम ना अपने क्लाइंट्स को उतना ही कमिट करते हैं जितना हम डिलीवर कर सकते हैं। हम वो कमिटमेंट ही नहीं देते जो हम कर नहीं सकते, और जिसमें हमें डाउट होता है कि भाई ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता, हम पहले ही बताए थे। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल, अब एक मिसिंग पर्सन केस है, ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं जिसमें पर्सन को अल्जाइमर्स होता है या डिमेंशिया होता है, ओल्ड एज में हो जाता है लोगों को, या डिप्रेशन होता है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता अपने घर का एड्रेस। बड़े सारे केस आते हैं। ऐसे केसेस में आपको ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों को पैटर्न नहीं होता। अगर आदमी पैसे लेके भागा है ना, उसको ट्रेस करना ज़्यादा ईजी है। कोई लड़का लड़की भाग गया, उनको ट्रेस करना ज़्यादा ईजी है। लेकिन जो लोग अल्जाइमर से वो होते हैं, या जिनको वो होता है डिमेंशिया होता है, इन लोगों को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कभी भी जो ना क्लाइंट को ये नहीं बोलते कि भाई हम 100% को ट्रेस कर ही लेंगे। ऐसे केसेस में हमेशा 50-50% चांसेस रहते हैं। आदमी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्लाइंट के साथ कमिटमेंट्स क्लियर होती हैं, ठीक है, तब आपके ऊपर कोई इशू नहीं आता। लेकिन एक केस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये केस जो था, ये एक ऐसा केस था जिसमें वी वर अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट, जहाँ पे जो हमारा क्लाइंट ही जो है हमारे ऊपर रॉग हो गया और हमारे ऊपर भारी पड़ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक हमारे पास एक पर्सन आया, वो एक US बेस्ड कंपनी थी, उसका इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर था, ओनर नहीं था, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में उन्होंने बना रखा था US बेस्ड कंपनी का। अब वो हमारे पास आया कि जी मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, आप जो है, और मुझे अपनी सेक्रेटरी के ऊपर शक है, वो सारे जो मेरा काम है ना वो सारा लीक करती है बाहर। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। कहते हैं कि आप ना उसको फॉलो करो, ये देखो कि हमारे किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर्स तो नहीं मिल रही है, कुछ तो नहीं कर रही है। अब जब आपके पास एक MD लेवल का ऑफिसर आपके पास आके ऐसी बात करते तो आप जनरली बिलीव करो। तो हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करी, हमने सारे उससे अपने फॉर्म्स भी भरवाए, सारी चीज़ें करी। लेकिन अब उसने क्या किया कि हमने जो है उसका केस ले लिया, हमने उस सेक्रेटरी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब 3-4 दिन के बाद वो सेक्रेटरी जो है उसका जाके एक कार में अपने बॉयफ्रेंड से मिली और उसके साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी, ठीक है। तो वो हमने उसको बताया कि भाई किसी ऐसे बिजनेस कॉम्पिटिटर से नहीं मिल रही, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। वो एकदम से एंग्जाइटी में आ गया, कहता मुझे ये चाहिए, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने कहा ये बिजनेस कॉम्पिटिटर थोड़ी है, तो बॉयफ्रेंड है उसका। नहीं नहीं वीडियो बनाओ, ठीक है। उसकी ना एंग्जाइटी देख के मुझे उसके ऊपर बड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसकी वीडियो बना ली, ठीक है, लेकिन उसको पास ऑन नहीं करी, ठीक है। सो अब जो है 3-4 दिन बाद वो किसी से नहीं मिल रही थी, किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर से नहीं मिल रही। 3-4 दिन बाद उसी बॉयफ्रेंड के साथ वो एक होटल में जा रही थी, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि भाई किसी से नहीं मिल रही है, उसी बॉयफ्रेंड के साथ होटल में आ रही है। वो फिर से एंग्शियस हो गया, नहीं मुझे यही चाहिए, आप अभी वीडियो बनाओ। तो मुझे खटक गया, मैंने कहा कि ये कुछ और केस है, ये कॉम्पिटिटर केस ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी हम इस केस को बंद कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू वीडियोज़, और आपने पैसे वापस ले जाओ आके, ठीक है। उसने क्या किया, वो पैसे वापस लेने के बहाने से हमारे ऑफिस में आया। हमने कहा, हमने भी गुड फेथ में हमने कहा पैसे वापस ले जाओ, आपने काम से कराया, पैसे वापस लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है। उसने क्या किया, जब उसको बुलाया तब तो वो आया नहीं, और अपने आप ही अचानक ही एट रैंडम अपने 2 गनमैन के साथ हमारे ऑफिस में आया। ऑफिस में हमारा डोर ब्रेक ओपन किया, डोर ब्रेक, मेरा कैबिन बहुत बड़ा है ऑफिस में, मेरे कैबिन के अंदर आ गया, और साउंड प्रूफ कैबिन है मेरा। उसके अंदर आके अपने गनमैन के साथ मुझे गन पॉइंट पे ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बाहर वालों को पता नहीं है, मेरे स्टाफ को, कि क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। अंदर उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया हुआ है और पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया, ये देखने के मुझे वीडियोस थी जो आपने बनाई थी। अब वो वीडियोस कभी ड्रॉर खोल के सारी पेन ड्राइव देख रहा है, सारे मेमोरी कार्ड देख रहा है, टीवी में झांक के देख रहा है पीछे कि वहाँ पे कोई पेन ड्राइव तो नहीं लगी हुई है, उसमें लैपटॉप्स देख रहा है, सारी चीज़ें स्कैन कर रहा है, एक चीज़ स्कैन कर रहा है, और पूरा मुझे वीडियो चाहिए, ये सो एग्रेसिव। उसके गनमैन भी बड़े एग्रेसिव थे। वो अच्छा 1.5 घंटा हो गया, 1.25-2 घंटे हो गए, मैं बाहर ही निकल रहा हूँ, तो बाहर वाले स्टाफ को भी कंसर्न हो रहा था, वो बाहर से खड़खड़ा रहे थे कि क्या हुआ। अच्छा मेरी वाइफ जो थी, उन्होंने मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया घर पे कि ऐसा कोई अंदर घुसा हुआ और सर दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं और कोई बाहर आ भी नहीं रहा है। तो उसने जो है मुझे वहाँ पे कैमरे पे लिया, और मेरे जो मोबाइल थे उसमें ना बग्स होते हैं कुछ, तो वो ना सुन सकती है मेरी वाइफ कि मेरे चारों ओर क्या बात चल रही है। ओके हाँ, तो मेरे मोबाइल को अपने उसमें लेके उसने चारों ओर सुनना शुरू कर दिया। तब उसको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। उसने तभी पुलिस को वहाँ से इन्फॉर्म किया।
ठीक है, और नीचे सारी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। जब लोगों ने बाहर खटाया तो उनको भी डर लग गया कि अब कुछ इशू होने वाला है। उन्होंने डीवीआर निकाली मेरे कैबिन से, और डीवीआर निकाल के, क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ था मेरे कैबिन में भी और पूरे ऑफिस में, और वो ब्रेक ओपन करके आए थे, तो उनका कोई क्लू ना आए, अपने सारे वो हैंकर चीफ से जो हैंडल्स पे जो फिंगरप्रिंट थे वो सारे साफ़ किए और डीवीआर लेके चले गए। मिला उनको कुछ भी नहीं वीडियोज़ में, ठीक है, और लेके चले गए। अच्छा, सिक्योरिटी ये से ऊपर ही आ रही थी और ये नीचे डीवीआर लेके उतर रहे थे। तभी जो है वहाँ पे पुलिस आ गई बड़ी लार्ज स्केल पे। फिर हमने वहाँ के जो है उस जगह के एडीजीपी वगैरह को सबको बोला और बड़ी स्ट्रॉन्ग एफआईआर फाइल हो गई उनके अगेंस्ट, ठीक है। 384, 392 सेक्शंस में एफआईआर फाइल हो गई। और वो जो गनमैन थे वो मेरा फ़ोन ले गए अपने साथ, जिसमें वो बग चल रहा था। तो हमें उनकी लोकेशन पता चल रही थी वो कहाँ पर हैं, और ये भी पता चल रहा था आपस में बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है पुलिस को बता दिया। पुलिस ने गनमैन को तो उसी रात को पकड़ लिया, उसी रात को पकड़ के अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया। वो आदमी भाग गया, ठीक है। वो जो था वो मिला नहीं, वो अंडरग्राउंड ही हो गया। पुलिस ने कहीं बार जाके उसे घर पे छापे भी मारे, सब कुछ मारा, फिर वो मिला नहीं। फिर इन्होंने जो गनमैन थे, इनकी बेल की एप्लीकेशंस लग रही थी। इतने में क्या हुआ, उसकी वाइफ आई उस आदमी की मेरे पास। वो आके मुझसे माफ़ी मांगने लगी, हाथ पैर जोड़ने लगी, और जो कहीं जो वो थे सीनियर लॉयर्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि सर माफ़ कर दो, आप बिज़नेस वाले लोग हो, क्यों आपस में फ़ाइट कर रहे हो। तो हमारे ऑफिस में भी हमारा मन नहीं था कि उसको करने का, लेकिन जब उसकी वाइफ आई, उसने आके हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, ठीक है। और उसने मुझे ये बताया, उसकी वाइफ ने, और जब उसके जो गनमैन थे जब बेल पे बाहर आ गए, वो मेरे से अनऑफिशियली आके मिले। उन्होंने मुझे बताया कि सर इसका तो अपनी सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा था, और हाँ, और इसलिए जो है ना ये पागल हुआ था। वीडियोस मांग रहा था बॉयफ्रेंड। हाँ, उसको बॉयफ्रेंड के साथ वाली वीडियो चाहिए थी इसकी। उसकी वाइफ ने भी बताया, मुझे इसका पहले से ही शक था। उसकी वाइफ खुद परेशान थी उससे। तो फिर आपने फिर उस केस को लेट गो कर दिया, मतलब उन इंसान के खिलाफ जो आपने कंप्लेंट्स करी थी, लेट गो कर दिया आपने, या फिर वो जो है लेट गो हो गए, वो दोनों बेल पे छूट गए। और फिर हमने भी जो है ज़्यादा उसके ऊपर परस्यू नहीं किया, तो और उसको उसका लेसन मिल ही गया था। उसको समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा गलती कर दी। तो फिर देन वी हैड लेट इट गो। तो कई बार आप ना सिचुएशंस में आ जाते हो डिस्पाइट ऑफ नो फॉल्ट ऑफ योर्स। सर जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में ब्लैकमेलिंग से शुरू करा था, तो आपने जैसे केसेस बताए थे। मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कोई आप ऐसे तरीके बताओ कि जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं, किसी होटल रूम में किसी के साथ भी डेटिंग ऐप्स पे बहुत फास्ट हो गई चीज़ें, या कुछ मैरिड लोग हैं वो लोग भी चीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो वो ऐसा नहीं करें, हम यही कहेंगे। पर अगर कोई फंस रहा है, ब्लैकमेल का विक्टिम बन रहा है ना चाहते हुए, मजबूरी में, तो वो ऐसा क्या प्रिकॉशंस ले सकता है कि ब्लैकमेल ना हो पाए? देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो है कि ब्लैकमेल हो ही ना पाए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। करेक्ट, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और एक बात करते हैं कि ब्लैकमेल हो रहा है तो क्या करना है। दोनों बातें अलग अलग हैं। ब्लैकमेल ना हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको, ठीक है, हर टाइम अलर्ट रहना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी के हाथ में कैमरा है, देयर आर इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, ठीक है। हर किसी के पास इतने स्पाई कैमराज आजकल मार्केट में आ गए हैं कि कोई भी कहीं पे भी कैमरा लगा सकता है। स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप अगर किसी से मिल भी रहे हो डेटिंग साइट पे, ठीक है, सिंपली या तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करो। नॉर्मली ये जो लोग हनी ट्रैप करते हैं डेटिंग साइट्स पे, इनकी आपको ना सोशल मीडिया प्रोफाइल कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है, हाँ, नॉर्मली। और अगर मिलेगी भी तो सारी नकली प्रोफाइल्स होंगी और उसमें नकली पिक्चर्स लगाई हुई होंगी। उनको बोलो जी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आएँ, उनकी प्रोफाइल वेरीफाई करो, उनका लिंक्डइन वेरीफाई करो, इंस्टाग्राम वेरीफाई करो, फेसबुक वेरीफाई करो। अगर आपके पास उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उससे आप जो इन्फॉर्मेशन उसे घर पे जाके चेक कर सकते वो चेक करो। देन गेट इनटू समथिंग, गेट इनटू अ रिलेशनशिप। अदरवाइज, या फिर आप खुद नहीं कर सकते ये काम, तो एक प्रोफेशनल को हायर करो, लाइक डिटेक्टिव्स लाइक अस, ठीक है, ताकि वो आपके बिहाफ पे बैकग्राउंड चेक कर सकें और आपको बता सकें वेदर यू शुड इंडल्ज इनटू दिस रिलेशनशिप और शुड नॉट इंडल्ज इनटू दिस रिलेशनशिप। प्राइवेट प्लेसेस पे जब आप मीटिंग्स करने जा रहे हो तो पब्लिक प्लेसेस से मिलो इनिशियली। अगर वो आपको ल्योर करते हैं कि भाई प्राइवेट प्लेस पे चलो, तो नहीं जाना है, ठीक है। आपको जो है पब्लिक प्लेसेस पे ही मिलना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कैमरा मिलना है, जब तक कि आपको 100% ट्रस्ट ना हो जाए उनके ऊपर कि दे आर, उनके जो है आपको ये कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ब्रदर्स क्या करते हैं, सिस्टर्स क्या करते हैं। क्वेश्चंस पूछो उनसे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि फंबल तो नहीं कर रहे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन की डेप्थ में जाओ। अच्छा फादर, अच्छा यहाँ पे जॉब करते हैं, अच्छा ये बताओ कि डेजिग्नेशन क्या है उनकी, डेजिग्नेशन ही बता दी। वहाँ पे काम किस तरीके का होता है, मतलब उनका जॉब रोल क्या है, इन डेप्थ जाओ थोड़ा सा, ताकि आपको पता लगे सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा आपसे किसी तरीके का। कहीं ना कहीं फंबल कर जाएगा अगर झूठ बोल रहा होगा तो,
ठीक है, तो वेरीफाई द पर्सन फर्स्ट, ठीक है, एंड दैट देन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, डोंट गेट ल्योर्ड, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके वजह से आदमी ना बड़ी जल्दी ल्योर हो जाता है, ठीक है। अब अपने आप को ल्योर नहीं होना, विमेन जो होती है ना इमोशंस की वजह से ल्योर होती हैं ज़्यादा और आदमी जो होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ल्योर होते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि बिफोर फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इमोशंस, बिफोर फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ऑलवेज वेरीफाई दैट पर्सन थॉरली एंड देन फॉल इनटू इट। ओके, और अगर बाय चांस, ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात, अगर हाँ, हम आते हैं क्योर पे। अगर आप ऑलरेडी ब्लैकमेल में हो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, एक भी रुपया पैसे का ब्लैकमेल स्टार्ट होने ही नहीं देना है, एक रुपया भी नहीं देना है सामने वाले को, ठीक है। जिस दिन आपने एक भी रुपया दे दिया, पहले इतनी सी डिमांड होती है, फिर इतनी होती है, फिर इतनी होती है और फिर इतनी हो जाती है डिमांड हमेशा ब्लैकमेलर की, रुकता नहीं है। लेकिन ब्लैकमेल, आप ये सोचते हो कि चलो मेरा 50,000 रुपये दे के पीछा छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। अभी हमने एक गे पर्सन का केस किया, ठीक है, वो जो है अब गे साइट्स बनी हुई हैं कई सारी, ठीक है, तो गे साइट्स पे ये अपने लिए पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इसने अपने लिए एक गे पार्टनर ढूंढा, अब वो गे पार्टनर के साथ जाके, अपने स्ट्रेंजर था, जाके उसके साथ सो गया, उसने उसके वीडियोस बना लिए और उसको इतना बर्बाद कर दिया उसने गे पार्टनर ने कि मतलब जो उसका पार्टनर था, वीडियोस बनाए 2 लोगों ने मिलके, दे ऑल 3 ऑफ देम, ऑल मेल्स, यू नो, दे हैड थ्रीसम, और उन दोनों लोगों ने मिलके इसके वीडियो बना लिए। अब वीडियो बना के इसको करना शुरू कर दिया ब्लैकमेल। इसने, इसकी फैमिली को भी नहीं पता था कि गे है, ठीक है, किसी को नहीं पता इसके फ्रेंड सर्कल में गे है। अब उनको जो है इतना ज़बरदस्त ब्लैकमेल किया कि उसने जो भी उसकी सेविंग्स थी ज़िंदगी भर की, गोल्ड वोल्ड सब बेच दिया। फैमिली परेशान थी कि साला हर चीज़, हर घर में से अपनी चोरी करनी शुरू कर दी उनको, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ठीक है। फिर जब वो बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड था, तब वो हमारे पास आया, तब हमने उन ब्लैकमेलर्स को सबसाइड किया, ठीक है। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग जो डिमांड्स है ना, कभी पूरी नहीं होती। ब्लैकमेलर आपको बार बार ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। पहली बार में ही ब्लैकमेल नहीं होना है, आपको पहली बार में ही हेल्प सीख करनी है। आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, ठीक है, आप प्रोफेशनल्स के पास जाओ जो कि इस केस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पुलिस में लोग क्यों नहीं जाते ब्लैकमेलिंग केसेस में? बिकॉज उनको लगता है कि भाई एविडेंस लगेगा, एविडेंस लगेगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा, हमारा मजाक उड़ जाएगा, हमारे घर तक बात आ जाएगी, पुलिस कल को हमारे घर पे ही आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं। देन गो टू प्रोफेशनल, बिकॉज हम लोग रिस्क मैनेज कर लेते हैं, हमें पता है कि पुलिस को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, और आपके केस को किस तरह का टैकल करना है, और सामने जो ब्लैकमेलर है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। टेक हेल्प, बट ये मत सोचो कि हेल्प अवेलेबल नहीं है, और ये भी मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों को, अभी सीए था बॉम्बे में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, उसको सेक्सटॉर्शन की वजह से 2.5 करोड़ रुपए दे चुका था वो, और फिर भी उसने आखिर में सुसाइड ही कर लिया, ठीक है। बड़ा प्रोमिनेंट केस है, अभी न्यूज़पेपर्स में आया था, ठीक है। मैं आज की डेट में ना उस जब केस को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यार मैं इसकी हेल्प कर सकता था, एक मैं जान बचा सकता था, और मैं इसे कितनी जानें बचा सकता था, और मैंने बचाई हैं, ठीक है। अगर ये आ जाता, अगर इसके दिमाग में आ जाता कि मुझे कहाँ जाके हेल्प लेनी है, आई कुड हैव सेव्ड हिम सर्टेनली, मैं 100% उसको उससे बाहर निकाल लेता, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यू नो, बिकॉज यू हैव गॉट अ वाइड व्यूअरशिप, कि जो भी पर्सन किसी भी तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं, ठीक है, कभी भी एक भी पैसा पे ना करें और हेल्प सीख करें, घबराएं ना बिल्कुल भी, कुछ नहीं होने वाला है। ब्लैकमेलर आपके फियर पे खेलता है, ठीक है, वो आपको तब तक ब्लैकमेल करेगा जब तक आप डरोगे, ठीक है। आपकी पिक्चर्स लीक करके, ठीक है, आपकी वीडियोस लीक करके उसको कोई फायदा नहीं होना, लेकिन आपकी लीक ना करके उसको फायदा होना, बिकॉज आप डरे रहोगे जब तक वो लीक नहीं होंगी, ठीक है, और आपके फियर पे खेलेगा वो, और आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करता रहेगा तो आप डरते रहोगे। डरना नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है। पर सर, जैसे कुछ लोग जो प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, डिटेक्टिव्स की हेल्प लेते हैं, इस फील्ड में भी कोई स्कैम चल रहे हैं कि जिससे लोगों को बचना चाहिए कि भाई गलत डिटेक्टिव के साथ ना फंस जाएं, या वो उसका उल्टा फायदा ना बहुत उठा स्कैम लें? चल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे लॉयर्स का प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ले लो, ठीक है, चार्ट अकाउंटेंट्स का भी प्रोफेशन ले लो, या हमारा डिटेक्टिव का प्रोफेशन ले लो, ब्लैक शीप जो है ना, हर प्रोफेशन के हर जगह मिल ही जाते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोफेशन को बदनाम करते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरी लोगों से क्या एडवाइस है, राइट डिटेक्टिव को चूज़ करने के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए, कि अच्छा डिटेक्टिव कौन है, ठीक है। ये देखना चाहिए कि डिटेक्टिव की जो है मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले, क्या कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कितने वाइड स्प्रेड हैं ये, इनकी पावर्स क्या हैं, इन्होंने पीछे किस तरीके केसेस को सॉल्व किया हुआ है, इनकी मीडिया प्रेजेंस कितनी है, ये देखना चाहिए डिटेक्टिव्स को हायर करने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि आप जो है ना सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके, मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके किसी भी कंपनी की हिंदुस्तान में आप ज़ोबा कॉर्प जैसी वेबसाइट्स के थ्रू या MCA के थ्रू आप उनकी बैलेंस शीट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये 100% पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप उनकी बैलेंस शीट को किसी भी कंपनी की आप डाउनलोड करके दे सकते हो, वो अपनी बैलेंस शीट्स रेगुलर फाइल कर रहे हैं नहीं, अपना GST पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना अपना टर्नओवर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नकली डिटेक्टिव्स होंगे उनकी बैलेंस शीट्स ही नहीं मिलेंगी आपको, वो लोग सामने ही नहीं आएंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डिटेक्टिव से बात करके ना आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा डिटेक्टिव होगा ना वो आपको हमेशा ये बताएगा कि ये काम पॉसिबल है और ये काम पॉसिबल नहीं है, ये लीगल बाउंड्रीज में आता है, ये लीगल बाउंड्रीज में नहीं आता है, ठीक है। आप और जो नकली डिटेक्टिव होगा ना वो आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक, कुछ भी हाँ कर देगा आपको। वो आप उससे आगे बोलोगे मुझे व्हाट्सएप की चैट्स चाहिए किसी की, बोलेगा जी हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी, 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते में चैट्स ला के दे दूंगा, अगले दिन से फ़ोन उठाना बंद कर देगा, ठीक है। आप बोलोगे इंस्टाग्राम की चैट्स चाहिए, हाँ इंस्टाग्राम की चैट्स ला दूंगा। मुझे ईमेल का डाटा चाहिए, किसी की ईमेल के अंदर हैक करके आप डाटा ला सकते हो, हाँ जी मैं बिल्कुल ईमेल के अंदर हैक करके डाटा ला दूंगा। आप किसी की कॉल डिटेल निकाल सकते हो, CDR निकलवा सकते हो, हाँ जी मैं बिल्कुल निकलवा दूंगा। ये जो नकली डिटेक्टिव्स होते हैं दे विल प्रॉमिस यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ यू। यू हैव टू बी विजिलेंट कि जो आपको ऐसी प्रॉमिसेस कर रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको ना लॉजिकली एक चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में आपके बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, आपकी टीम भी लगती है, फील्ड में जाके इतनी बड़ी टीम काम करती है एक केस के ऊपर। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में, ठीक है, 50,000 रुपये में, 40,000 रुपये में इन्वेस्टिगेशन कर दूंगा, ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही वुड बी फेक, बिकॉज इतना खर्चा ही नहीं आ सकता। आप लॉजिकली सोचो क्या आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट इतने अमाउंट में हो सकती है, क्या आप खुद भी कर पाओगे जाके, ठीक है। आपको जाके आगरा में किसी की इन्वेस्टिगेशन करने 10 दिन किसी को फॉलो करना है सपोज करो, ठीक है, तो आपके बोर्डिंग के, लॉजिंग के, फूडिंग के, सैलरीज के, हर चीज़ से खर्चे हैं, और कोई आपसे कह रहा है जी मैं 30,000 रुपये में 10 दिन तक फॉलो कर दूंगा। आप लॉजिकली सोच सकते हो कि आप खुद भी 30,000 रुपये में जाके 10 दिन वहाँ पे रह सकते हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यार 30,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है दे दो इसको, चीप है, सस्ता है, चीप बात है, बन सस्ता है। जाएगी। तो डोंट गेट ल्योर्ड बाय लो फी। कभी भी ये मत सोचो कि भाई प्राइस सस्ता है इसका तो ये डिटेक्टिव अच्छा है, यही कंपनी इसके 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रही है और यही 30,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो हम 30,000 रुपये वाले के पास क्यों ना जाएं। बाद में जब ब्लैकमेलिंग होती है ना तब उनको ये पता लगता है कि फिर वो पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, कहते हैं सारे डिटेक्टिव्स ही ऐसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऑनेस्ट लोग भी मिलेंगे हर प्रोफेशन में और ख़राब लोग भी मिलेंगे हर प्रोफेशन में। सर पॉडकास्ट जब हम स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले आपने बताया था कि हाँ मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको करते वक्त हम लोग खुद सोच रहे थे, एकदम मतलब बहुत अनबिलीवेबल था, अनरियलिस्टिक। एकदम अनरियलिस्टिक था। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ वो कौन सा केस था और वो क्या था। ये तो ऐसा केस है कि जिसके ना पेपर्स लेके आऊँ गाड़ी में, आपको दिखाऊंगा, जो पब्लिक डोमेन में है केस ऐसे जो हम कर रहे हैं। मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि आम आदमी विश्वास ही नहीं करेगा इस केस पे, ठीक है। आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जो केस हमारे पास आए, अच्छा ये हम लोग इतने केसेस करते हैं, 27 सालों में पहला ऐसा केस है जो ये हमने हैंडल किया है, एंड ये हमने सुना नहीं था। मैट्रिमोनियल फ्रॉड का केस है, प्री मैट्रिमोनियल का केस। एक पर्सन आता है हमारे क्लाइंट के पास, हमारी मदर और डॉटर और उनका एक बेटा बाहर रहता है, ठीक है, मदर और डॉटर साथ में रहते हैं, और बेटी के रिश्ते के लिए आता है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल बन रहा है, फैमिली हाई प्रोफाइल है, जो हमारे क्लाइंट है दे आर हाई प्रोफाइल फैमिली, ठीक है, और फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो मदर विडो हैं, ठीक है, तो इनोसेंट लोग हैं। तो बेसिकली आता है, कहता है जी मैं अपना हॉस्पिटल बना रहा हूँ, आई एम अ डॉक्टर। तो अब धीरे धीरे उनको विश्वास होना शुरू हो जाता है, अपने नकली सारी चीज़ें बना के लाया होता है, नकली आधार, नकली सब कुछ बना के लाया होता है, और कहता है जी मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं जो है आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल के थ्रू। उनको सब कुछ इतना रोज़ी पिक्चर दिखाई, उनको विश्वास हो गया। अब धीरे धीरे इस पर्सन ने क्या किया कि धीरे धीरे बेटी की जगह मदर से क्लोज होना शुरू हो गया, उसकी 60 ईयर ओल्ड मदर से, ठीक है। और मदर से क्लोज होना क्या शुरू हो गया कि उसके साथ रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मदर के साथ उसकी, और उसकी मदर से कहता है मुझे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करनी, मैं तुमसे शादी करनी है। हाँ, मतलब हैरानी, मतलब हम खुद ही हैरान हो गए सुन के। अब और हमने कहा मदर भी, अच्छा बेटा हमारे को केस एक्सप्लेन कर रहा है ये सारा कि ऐसा मेरी मदर के साथ। कहता है मैं क्या बताऊं सर कि मेरी मदर पता नहीं कैसे फंस गई और वो जो है उसके साथ अफेयर में आ गई मदर की, मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। और उसने जो है इनसे बोला कि मैं अपना हॉस्पिटल बना रहा हूँ, मुझे जो है हॉस्पिटल बनाने के लिए वाइट में चेक्स दे दो और मैं आपको 2 नंबर में पैसा कैश में वापस कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने जो है आराम से मज़े से उसको 3 करोड़ रुपए के चेक पकड़ा दिए। एक करंट चेक पकड़ा दिया 50 लाख रुपए का और बाकी PDCs दे दिए उनको,
कि भाई ये कैश मुझे वापस कर देगा। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने चेक्स दे दिए उसको, ठीक है, तो अच्छा इसने क्या किया, जो इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हुए थे ना, इसकी वीडियोज़ भी बना रखी थी इस पर्सन ने इसकी मदर के साथ। हाँ हाँ, तो जो 50 लाख रुपए तो उसने एनकैश ही करा लिए, जबकि उसने बोला नहीं था कि मैं एनकैश करा लूँगा। जब इनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल गए, ठीक है, तब इन्होंने देखा कि यार ये तो उसकी बात ही नहीं थी। फिर उन्होंने पैसे मांगे, चलो कोई बात नहीं, पैसे देगा कैश में। उसने कहा मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा कैश में, ठीक है, तो टालने लगा, टाला मटोली करने लगा। फिर उसने दूसरे चेक्स प्रेजेंट करने, इनको शक हो गया, उसने बाकी सारे चेक्स ही स्टॉप पेमेंट करा दी, ठीक है। टर्न देखो ट्विस्ट केस का, उसने बाकी सारे चेक्स ही स्टॉप पेमेंट करा दी। अब ये क्या करता है कि 50 लाख रुपए चले गए, इसने बाकी सारे चेक्स ही बाउंस करा दिए, और बाउंस करा के इन्हीं के ऊपर केस डाल दिया चेक बाउंसिंग का। मतलब इस तरीके का फ्रॉड, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। अब चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया, और जब उसने ये बोला मदर ने, अब मदर के पास कोई चारा नहीं रहा, अब बेटे और बेटी के पास केस एक्सपोज हो गया पूरा, ठीक है, घर में हड़कंप मच गया। अब जब वो ऐसा हुआ, तो जब पूरा केस अपनी फैमिली में डिस्कस हुआ उनके, तो उन्होंने कहा जी इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, ठीक है। जब एक्शन लेने के लिए उन्होंने पुलिस में गए, ठीक है, तो उसको मदर को कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं। फिर उसने क्या किया हुआ था, इससे ही बड़ी बात, जब मदर के साथ होता था ना, तब अपने आप को ही व्हाट्सएप कर लेता था। उसमें करता था कि हाँ मुझे 50 लाख रुपए कैश में रिसीव हो गए, आपने जो मुझे वो दिया। अब उसी की मदर के व्हाट्सएप से अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था कि मुझे 50 लाख रुपए कैश में रिसीव हो गए। पुलिस में ले जाके वो दिखा दिया, देखो इनके तो मुझे व्हाट्सएप आया हुआ है, इनको 50 लाख रुपए मैं कैश में दे चुका हूँ। ओ बाप रे। और ऐसे करके उसने ये बताया कि मेरे से ये 2.5 करोड़ रुपए भी ले चुके बाकी के, और ये जो है ये तो मुझे दे नहीं रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए मेरा एक नंबर का। अरे बाप रे। ठीक है, तो केसेस जो है ना ऐसे केसेस आते हैं कि हम जो लोग ना, हम खुद ही उसमें पड़ जाते हैं, और अब हमने वो पूरी तरीके से उसको हम सबसाइड करने में लगे, और हम कर देंगे उसको सबसाइड। वो केस ऑनगोइंग केस है, अच्छा, पब्लिक डोमेन का केस है, एंड ही इज नॉट अ डॉक्टर। कोई हॉस्पिटल नहीं है उसका, वो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करी, ना कोई हॉस्पिटल है ना कुछ है, उसकी एक्चुअली आइडेंटिटी हमने वेरीफाई कर ली, वो कहाँ पे रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है, सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया। पर अब इस केस में आपको लूप होल चाहिए एक, बस कि वो भी हमारे को पता है, हमें पता है उसको कैसे सबसाइड करना, हम कर देंगे उस सबसाइड। और ऐसे बड़े केसेस आते हैं, इंटरेस्टिंग केसेस, मतलब ऐसे केसेस आते हैं कि आम आदमी ये सोचेगा कि ये हो क्या रहा है। अभी हमने एक ब्लैक मैजिक का केस किया। उसमें क्या हुआ सर? ठीक है, बताता हूँ क्या हुआ है। तो क्या हुआ कि हमारी क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, ठीक है, मैं कंट्री का नाम चेंज कर रहा हूँ कि कोई किसी को आइडेंटिफाई ना कर पाए। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्लाइंट है हमारी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में उसको वहीं पर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बात करती है, उसको हिंदी में भी ठीक से बात नहीं कर पाती, वो हल्की फुल्की हिंदी आती है, वहीं की बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ठीक है। अब उसका जो है उसका वहाँ पे बॉयफ्रेंड था, वो भी वहीं का लोकल बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ठीक है। अब उसका क्या है कि बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया इसके साथ। इसने क्या किया कि इसने सर्च करना शुरू किया ब्लैक मैजिशियंस के बारे में इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे ब्लैक मैजिशियंस के बारे में सर्च करते करते, ठीक है, एक ये इंडिया की वेबसाइट पे आ गई। उस ब्लैक मैजिशियन ने इतनी बढ़िया साइट बना रखी है, इस पॉडकास्ट के बाद आई शो यू दैट साइट, बड़ी इंटरेस्टिंग साइट है, देखने लायक साइट है। किसी को भी इस दुनिया में विश्वास हो जाए कि ये ब्लैक मैजिशियन तो वाकई में असली का ब्लैक मैजिशियन है। इतने सारे अवार्ड दिखा रखे हैं मुझे मिले हैं, ठीक है, इतने सारे वो स्पेल सिखा रखे हैं अपनी साइट पे कि मैं ये वाला स्पेल करता हूँ, मैं ये वाला स्पेल करता हूँ, डिवोर्स के लिए अलग स्पेल है, बॉयफ्रेंड से लिए ब्रेकअप हो जाए उसके लिए अलग स्पेल है, इसके लिए अलग स्पेल है। इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना रखी है, मतलब मेरे ख्याल से वेबसाइट में उसने 20 लाख रुपए खर्च करे हुए होंगे अपनी। बाप रे, ब्लैक मैजिक का अवार्ड मिल रहा है उसे। अपने ऑफिसेस दिखा रखे हैं, मेरा यूएस में भी ऑफिस है, मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है, मेरा यूके में भी ऑफिस है, मेरा इंडिया में भी ऑफिस है, ठीक है। तो ऐसे ऑफिसेस दिखा रखे हैं, ठीक है। अब वो जो है इतनी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट देखे तो किसी को भी ट्रस्ट हो जाए, उसने ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर। अब ट्रस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि जी मैं आपका ब्लैक मैजिक से, उसने कहा कि मेरा ऐसे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। कहता आप ना अपने बॉयफ्रेंड का नाम, नंबर और उसकी फ़ोटोग्राफ, और अपना नाम, अपना नंबर, अपनी फ़ोटोग्राफ एक पेपर में फोल्ड करके मुझे कुरियर कर दो यहाँ पे। उसने कुरियर कर दी, ठीक है। अब उसने देखी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, कहता है जी देखो वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो वापस आ जाएगा आपके पास, बस थोड़ी नेगेटिविटी है, ठीक है। मैं ना इसके ऊपर होली वाटर डालूंगा, पानी डालूंगा, मेरा पूजा किया हुआ पानी है, वो आपके पास वापस आ जाएगा आपका बॉयफ्रेंड। उसके सामने वो करके पानी डाला, ठीक है, उससे ले लिए $4000 पानी डालने के, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो $4000 ले लिए सिर्फ पानी डालने के, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे वापस आ जाएगा, ठीक है।
अब वो वेट करती रही कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा, आया ही नहीं बॉयफ्रेंड वापस, 1 हफ्ता गुजर गया, ठीक है। फिर वो दोबारा से उसके पास गई, ठीक है। कहते हैं कि देखो क्या होता है कि नेगेटिविटी जो है ना कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो छोटे उपायों से फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े उपाय करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए ना एक और उपाय करता हूँ। उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप ना एक काम करो, आप इंडियन एथनिक पहनो, इंडियन एथनिक पहन के, और आप उसने कोई वो बताया कि नींबू काटो, उसके अंदर सिंदूर डालो, मौली डालो, पता नहीं क्या क्या उसने चीज़ें बताई उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि आप ये जो है ना ये उपाय जाके करो बाहर, जब आप बाहर जाके उपाय करोगे और वापस आओगे, ठीक है, तो आपको 1 घंटे के अंदर बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा उपाय करके आई, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया। तो मैंने, आपने उठाया नहीं? कहते हैं कि नहीं उठाया नहीं, क्योंकि उसने मना किया था कि उठाना नहीं है फ़ोन, अगर वो उठा लिया तो सारा स्पेल ख़राब हो जाएगा, हमारे को ना उसको तरसाना है, हाँ, तो इसलिए उठाना मत। तो कहते हैं कि मैंने उठाया नहीं है फ़ोन, ठीक है। तो कहते हैं कि लेकिन मुझे विश्वास हो गया उसके ऊपर, ठीक है। फिर अगली बार क्या हुआ कि जब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन दोबारा से बॉयफ्रेंड का कॉल दोबारा फिर से नहीं आया, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उसने मेरे से $4000 और मांगे, ठीक है। कहता है जी बहुत नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, तो ठीक है, इसको कुछ और करना पड़ेगा। कहते मैंने $4000 ही भेज दिया। मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आया, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके मुझसे ये कहता है कि देखो ऐसा है कि मुझे ना ये देखना है कि आपके ऊपर किसी ना स्पेल डाला हुआ है, आपकी बॉडी पे ना कोई मार्क तो नहीं है किसी तरीके का, ठीक है, क्योंकि जब कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है ना बॉडी पे स्कार्स आ जाते हैं, ठीक है। आप ना अपने कपड़े उतारो, मुझे ना आपके स्कार्स देखना है आपकी बॉडी पे, ठीक है। उसको थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन ट्रस्ट भी था, उसने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कपड़े उतार दिए उसके सामने, ठीक है। और वो जो है ना उसने बोला कि उसने अपने अंडरगारमेंट्स नहीं उतारे, तो उससे कहता अपने अंडरगारमेंट नीचे करो, मुझे देखना कि वहाँ पर तो नहीं है स्कार। अब वो उसने डरते हुए, कन्फ्यूजन में थी और सब कुछ एकदम से हो रहा था, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, उसने वो भी कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो सारा जो है उसने इधर वीडियो बना लिया उसका। अब क्या हुआ उसके बाद कहता है कि जी अब देखो मैं आपको क्या करता हूँ, जब वो कर लिया ना, कहता देखो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं आपको दिखाता हूँ। कहती मुझे 2 फ्लेम्स दिखाए उसने, 2 फ्लेम्स में आग जल रही है, और एक में जो है मेरे बॉयफ्रेंड की शेप में आग जल रही है, और एक में वो उसकी तरह मेरी जो है उसके मेरी फोटोग्राफ आ रही है उस आग में, आग जो है मेरी फोटोग्राफी बनी हुई है, और दूसरी आग जो है, ठीक है, वो मेरे बॉयफ्रेंड की आग है, और वो जल रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो ये तुम आग जलते देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा। कहते हैं कि अब तुम्हारी नेगेटिविटी जल रही है, ठीक है, सारी, ठीक है, अब इस आग में सारी नेगेटिविटी जल जाएगी तुम दोनों के रिलेशनशिप की। तो और तुम्हारे पास 2 कॉल आएंगी, 3 कॉल आएंगी आपके बॉयफ्रेंड की अभी, ठीक है, जलते ही, ठीक है, और पहली 2 कॉल आपको नहीं उठानी है, तीसरी कॉल आपको उठानी है, ठीक है। तो उसके पास आग जल रही है उधर से, इतने में कॉल आ गई बॉयफ्रेंड की, ठीक है, उसने नहीं उठाई। फिर जो है दूसरी कॉल आई, शी इज़ ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस, शी इज़ सीइंग, दूसरी कॉल आई, उसने नहीं उठाई, ठीक है। अब इतने में आग बुझ गई, हो गया, कहते तीसरी भी आएगी, तीसरी आई नहीं, ठीक है। अब उसने वापस फ़ोन किया, कहते जी आपका ना मैं गुरुजी से इलाज कराऊंगा, गुरुजी मेरे सही इलाज करते हैं, ठीक है, आप गुरुजी मेरा आपका सारा ये नेगेटिविटी निकाल देंगे। गुरुजी आ गए लाइन पे अगली बार, अब गुरुजी आगे कहते हैं जी $4000 और करा दो जमा, पूरा वो बनाया हुआ है, ठीक है, funnel बनाया हुआ है पूरा, $4000 और जमा करा दो, बहुत नेगेटिविटी है। और आपको तो मैंने तो कल देखा है, मैं विजुअलाइज कर रहा था, आपके तो बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी तो गाड़ी के एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है, और अब इस रिचुअल को बीच में तो हम छोड़ नहीं सकते, आपको $4000 जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसने जो है जब उसने ऐसा बोला तो उसको शक हो गया, कहते हैं कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया कि वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, उसने हमारे को साइट बताई, जी ये साइट मैंने देखी थी, हमने साइट देखी, ठीक है। तो हम हैरान हो गए, हमने कहा कि यार इतनी बढ़िया साइट बना रखी है इस बंदे ने, किसी को विश्वास हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर उसने जो है हमारे को, अब क्या था, अब इसने पैसे तो पे नहीं किए, मैंने कहा उसको आपको कुछ नहीं पे करना है, हमें देखना करता क्या है, ठीक है। उसने पे नहीं किए उसको, पहले तो उसने बोला जी आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके ऊपर नेगेटिविटी आएगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, रिचुअल को भी बीच में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं करना, आप तो मेरे जो $8000 लिए ना वही वापस कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड तो आया नहीं, मैंने उसको ये बोला था आपसे $8000 वापस मांगना पहले तो, ठीक है। उसने कहा जी हम $8000 तो वापस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसने जब बहुत प्रेशर डाला कि मैं रिव्यू लिख दूंगी, मैं ये लिख दूंगी, वो लिख दूंगी, कहता आपकी वीडियोज़ और फोटोज़ हैं हमारे पास, आपने कपड़े उतारे थे ना, वीडियोज़ और फोटोज़ हैं हमारे पास, लिख के दिखा दो आप रिव्यू, ठीक है। हाँ, फिर वो केस हमारे पास आया, और वो रहती है ऑस्ट्रेलिया में, कंप्लेंट यहाँ पे फाइल करा नहीं सकते थे, ठीक है। तो फिर हमारे को अपने कनेक्शंस को यूज़ करके उसको थाने में लाके उसे सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवानी पड़ी, उससे सारे उसके वीडियोज़ और चैट्स उसके डिलीट कराई, ठीक है, तब उसको छोड़ा गया वहाँ से,
FIR फाइल नहीं कर सकते थे, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और इंडिया में आके कुछ करना नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, ब्लैकमेलिंग केस में जो चले जाता है ना, उसके लिए गम नहीं करना चाहिए, जो बच गया ना उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, लोग ना बहुत कुछ बच जाता है ब्लैकमेलिंग, वरना लोग ऐसी स्टेज पे बच जाते हैं यहाँ पे घर का सब कुछ गवा देते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, सुसाइड भी सब कर लोग लेते हैं। बट सर जब पढ़े लिखे लोग ऐसे चक्करों में फंसते हैं ना, तब बहुत शॉकिंग लगता अरे है कि कितनी यार एजुकेटिव सोसाइटी, मैं तो कितने केसेस से करता हूँ सारे, और एजुकेटेड लोग, मैं तो छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहा, हाईली एजुकेटेड लोग बिलीव इन ब्लैक मैजिक अ लॉट एंड दे परफॉर्म ब्लैक मैजिक रिचुअल्स आल्सो देमसेल्व्स। और भी केसेस आते हैं आपके पास रेगुलरली ब्लैक मैजिक और इन सब से ब्लैक मैजिक के रिलेटेड? तो बड़े रेगुलर केसेस आते हैं। आप करते नहीं पर्सनली बिलीव? देखो क्या होता है कि हम लोग जो है ना, हम गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव पावर है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ब्लैक मैजिक एक्सपीरियंस किया नहीं है अपने ऊपर, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब डॉक्टर जो होता है ना वो डिज़ीज़ उसी के ऊपर हो तो उसी को तभी पता चलेगा इस डिज़ीज़ होती है या नहीं होती है। पेशेंट्स को देख के भी उसको लगता है कि होती है नहीं होती है। तो जब हमारे पास इतने सारे ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं तो दूसरे की जो बातें बताते हैं तो बहुत सारे तो बिल्कुल ही फेक निकलते हैं। कोई 2-3 केसेस ऐसे भी निकले हैं जिसमें हमें लगा कि यार ये जेन्युइन भी हो सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि मैं ना बीच में हूँ, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, आई विल नॉट से कि एग्जिस्ट नहीं करता है, आई विल से कि एग्जिस्ट करता है। पर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं इस चक्कर फ्रॉड, में लोग। ब्लैक मैजिक के चक्कर में बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। सर थोड़े और केसेस की बात करें अगर, तो अगर आप बता सकते हो मोस्ट चैलेंजिंग केस, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा किसी की टिकट कैंसिल कराने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं आपस मैं में। देखो आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि देखो हमारी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है ना वो बड़ी स्ट्रांग है, तो हम लोग ना कभी भी कोई ऐसा केस नहीं लेते जिसमें हमारे ऊपर किसी भी तरह का रिस्क आए। तो इसलिए हमने कुछ प्रोफाइल्स अपनी कंपनी में बना रखी हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उनके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उनके ऊपर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए, CRPF के लोग या किसी भी सिक्योरिटी आर्मी में हो गए, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हम काम नहीं करते उनके ऊपर। पॉलिटिशियंस के ऊपर हम लोग काम नहीं करते, ठीक है। हम लोग जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। सो या फिर कोई भी नो मैटर गवर्नमेंट एजेंसी से DRDO है, नो मैटर कितना सीरियस केस नो मैटर कितना सीरियस केस हो, जब तक कि गवर्नमेंट हमें हायर ना करे। कई केसेस में हमारे को गवर्नमेंट हायर करती है, ठीक है, हाँ, कि आप हमारे ऑफिसर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, तब हम रिस्क फ्री हैं, ठीक है। कई पॉलिटिकल पार्टीज हमारे को हायर करती हैं कि भाई आप जो हमारी कैंडिडेट्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, क्योंकि हमारे को उनको टिकट देने से पहले देखना है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, या हमारे को देखना है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, हमें देखना है कि इसका बैकग्राउंड किसका ज़्यादा क्लीन है, पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करें। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी आती हैं, एक भी हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे पास आई हो, और मतलब जो हमारे ना आई हो और जिसने हमारे को ऑपोजिशन के अगेंस्ट केस ना दिया हो, लेकिन हमारे को पोलाइटली उनको रिफ्यूज़ ही करना पड़ता है, बिकॉज हम ऐसे केस लेते नहीं है। एक बार तो हमारे पास पावर में थी एक पार्टी, वो आ गई ऑपोजिशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर, उतना ह्यूज प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि आपको करना ही है, ठीक है। और ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट में पावर में थी, अच्छा, ठीक है। और हमारे को तो हो गई, हमारे लिए तो हो गई, हम तो दोनों तरफ से फंस रहे हैं धर्म संकट में। हमारे लिए कई बार रिफ्यूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिसको आप रिफ्यूज़ करो वो ऑफेंड हो जाता है। फिर आप उस केस में कैसे निकलते हो? बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है कि मतलब उनको समझाने पड़ते हैं, तरीके बताने पड़ता है कि भाई ज़बरदस्ती में मीडिया में केस आ जाएगा, कोई भी केस एक्सपोज हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ आपको एक्सक्यूज़ देने पड़ते हैं। बट वी डू नॉट डू सच केसेस। जब आपके पास कॉर्पोरेट एस्पायनेज में पर्सनल केसेस में इतना काम है, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट रिस्की प्रोफाइल्स? सर ये भी थोड़ा बताओ कि कौन से एक्चुअल केस में इंसान को प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी चाहिए, वो ही सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में आजकल हर कोई अपने आप को ज़्यादा बढ़िया समझता है कि या अपने कनेक्शंस को या अपने सोर्सेज को ज़्यादा आज भी किसी दूसरे से शेयर करने से अच्छा कि मैं खुद हैंडल कर लूँ, या मैं किसी नोन वन की हेल्प ले लूँ, या पुलिस में कनेक्शन ढूंढते हैं। बट आपके पास किस केस में आ ही जाना चाहिए, ऐसे कुछ सबसे सर्कमस्टेंसेस हैं? इम्पॉर्टेंट है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के केसेस। शादी से पहले की जो इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, शादी तो मैं कहता हूँ किसी को भी, चाहे आप लव मैरिज में हो तब भी,
बिना इन्वेस्टिगेशन का करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितने ऐसे केस आते हैं जिसमें लव में लोग अपने आप को फेक दिखाते हैं बिल्कुल, और जब उनकी प्रोफाइल चेक हुई बिल्कुल, और 2-2 साल से 3-3 साल से अफेयर चल रहा है और उनको यही नहीं पता कि उनका जो उसकी पीछे की प्रोफाइल क्या है। जब हम फाइंड आउट करते तो पता चलता है जो उस बताया गया है टोटली डिफरेंट। ठीक है, अरेंज मैरिज के केसेस में कितने सारे रिश्ते मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू हो रहे हैं, कितने सारे रिश्ते न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो रहे हैं, ब्रोकर्स के थ्रू हो रहे हैं। आजकल पेरेंट्स को तो पता नहीं होता बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि आप किसी एक आदमी की बात को विश्वास करके आप शादी कर लोगे? गाड़ी खरीदने से पहले तो आप रिसर्च करते हो उसकी हॉर्स पावर कितनी है, इसका टॉर्क कितना है, इसका व्हील बेस कितना है। ठीक है, सारी चीज़ आप चेक करते हो, 10 जगहों पे जाते हो, डिस्काउंटिंग भी कराते हो, और शादी करने से पहले आप उसकी रिसर्च भी नहीं कराओगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप जो है छोटा सा अमाउंट है स्पेंड करके बी सिक्योर्ड इन योर लाइफ। नो, इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन, इरिवर्सिबल डिसीजन है ज़िंदगी का सबसे बड़ा। अगर शादी गलत हो जाती है तो हमें पता है ना, हम देखते हैं जब पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट्स भरी पड़ी हैं। सर आप इतने प्री मैट्रिमोनियल केसेस देख रहे हैं, ज़्यादातर फ्रॉड कौन कर रहा है आपके हिसाब से? लड़के की तरफ से हो रहा है, लड़कियों की तरफ से हो रहा है? दोनों की तरफ से इक्वल है। कोई केस बता सकते हो आप सर? कोई केस की वजह से ज़्यादा समझ आएगा लोगों को। तो एक प्री मैट्रिमोनियल में क्या होता है कि आम केसेस तो बड़े नेगेटिव निकल के आते हैं। कई केस में किसी में कोई पर्सन अल्कोहलिक निकल जाता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल जाता है, कोई पर्सन की डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, गे या लेस्बियन निकल जाते हैं, कोई पर्सन जो है वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो बताया होता है वो नहीं निकलता है, किसी की इनकम गलत निकलती है, किसी का जो है पेरेंट्स के नेचर में खराबी होती है, केसेस चल रहे होते हैं किसी के अगेंस्ट, और कुछ लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर निकल आते हैं। वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो छुपाया हुआ था, हाँ, उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, बट एक ये केस प्री मैट्रिमोनियल मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि ये इन सब चीज़ों से हटके था, थोड़ा सा हटके क्या था, बिल्कुल ही अलग केस था। ये भी जो केस है, केसेस आपको वही याद रह जाते हैं जो लोग दूसरे जेनर्स जो है ना आपके हटके केसेस होते हैं। तो ये वो वाला केस था जिसमें हमने हमारे पास जो है गर्ल के पेरेंट्स आए, उनकी गर्ल वॉज इन लव विद अ बॉय। ठीक है, तो वो बेसिकली उनका क्या कंसर्न क्या था कि वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड है उससे, इतनी इन्फ्लुएंस्ड है कि वो जो कहता है वो ही करती है। ठीक है, और जो है वो जहाँ पे भी वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है, घर भी छोड़ के अलग हो गई अपने पेरेंट्स का कि मैं जो है बाहर जाके रहूँगी, मैं तुम्हारे रहूँगी ही नहीं। ठीक है, तो उसके साथ जाके रहना भी शुरू कर दिया। कहता है कि फिर हम उसको अपनी बेटी को किसी तरह समझा के लाए, वहाँ पे जाके पता नहीं क्या ड्रग्स में फंस गई, किस में फंस गई, उसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा हुआ है। ठीक है, आप जो है उस लड़के का बैकग्राउंड चेक कर दो। तो हमने कहा जी लड़के का बैकग्राउंड चेक कर देंगे, कौन है, कहाँ रहता है, क्या पेरेंट्स हैं। कहते हैं वो एक्चुअली में लड़का नहीं, वो ट्रांसजेंडर है। मैंने कहा ट्रांसजेंडर है? कहते कि हाँ। कहते हैं कि और वो उसने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ मेरी बेटी को कि वो जो है वो जो कहते हैं और वही करती है। हम इसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आए, लेकिन इसको ट्रांसजेंडर ही पसंद है। हाँ हाँ, तो अब हमने जो है इन्वेस्टिगेशन जब करी उसके ऊपर, तो हमने केस लिया, हमने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये ट्रांसजेंडर क्या करता था, ये जो है इसने अपना एक घर, अपने इसको माँ बाप ने भी इससे घर से निकाला हुआ था, इसके अपने माँ बाप से भी संबंध अच्छे नहीं थे। अच्छा। ये जो है एक अपना घर अलग से लेके उस घर को दूसरे ट्रांसजेंडर्स को किराए पे देता था। ठीक है, और अंदर जो ना सारी इलिसिट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हमारे को क्या था कि हमारे को इस लड़की को उसके चक्कर से छुड़ाना था। अब अंदर उसको, लड़की को तो बेचारे ने वो ड्रग अब्यूज़ में डाल ही दिया था। ठीक है, तो हमारे को जो है इससे लड़की को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना था। तो हमने क्या किया, ऐसे केस के अंदर उसका सारा हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, उसका एजुकेशन, इसका पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, क्रिमिनल केसेस क्या रहे हैं, लिटिगेशंस क्या, सारी चीज़ें हमने इसके बारे में वेरीफाई करी। फिर लेकिन जो घर के अंदर क्या चलता है, ठीक है, वो हमारे को पता करना था ताकि हम इसका एविडेंस इकट्ठा कर सकें जो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सके। हमने क्या किया कि अपने एक फ़ीमेल अंडरकवर एजेंट को, ठीक है, इसके पास भेजा, इससे घर में रहने के लिए। ठीक है, और वो यही कह के गई कि मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ। ओके। ठीक है, तो अंदर जाके उसने रहना शुरू कर दिया और किराए पे इसका घर ले लिया, पैसे वैसे पे करके, और उसने रहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसने सबसे फ्रेंडली होना शुरू कर दिया। जब फ्रेंडली होना शुरू किया तो अंदर देखा कि उसने रैम्पेंट का ड्रग यूसेज हो रही है। जब उसने सारे स्पाई कैमरा से वीडियोस बनाए जैसे ड्रग्स वहाँ पे बिक रही थी। फिर उसने ये देखा कि वो ट्रांसजेंडर है, रात को मेल्स को बुला के, ठीक है, दूसरे ट्रांसजेंडर्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं और उसके पैसे लिए जाते हैं। उसने सारे उनके वीडियोस बनाए। ठीक है, वीडियोस बना के हमने लोकल पुलिस को सबमिट किए, वहाँ पे ज़बरदस्त रेड्स कराई और फिर विड्रॉ कर लिया अपनी अंडरकवर एजेंट को। तो बेसिकली क्या है कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आज, यू नेवर नो। बताओ सर, ये तो नेक्स्ट लेवल ही चीज़ हो रही है। नेक्स्ट लेवल हो रही है, यस।
और वो लड़की उससे प्यार करती डिटैच है। हो गई और थी, लड़की फिर बाद उससे में प्यार करती है, फिर बाद में वो उससे दूर हट गई थी फिर। वो वही जेल में चला गया। अब क्या करेगी वो? बाप रे सर, पोस्ट मैट्रिमनी भी, जैसे पोस्ट मैट्रिमनी चीज़ें खुलती हैं तो ऑब्वियसली 2 घर बर्बाद ही होते हैं, बट कोई ऐसा केस आया है आपके पास पोस्ट मैट्रिमनी का जो आपको याद रह गया हो? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोस्ट मैट्रिमोनियल जितने प्री मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं ना, इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में ना अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं चाइल्ड कस्टडी के डिस्प्यूट्स होते हैं, एलिमोनी और मेंटेनेंस के लिए डिस्प्यूट्स होते हैं। वाइफ कहती है मुझे मेंटेनेंस दो, खुद भी काम कर रही होती है फिर भी मेंटेनेंस मांगती है जबकि वो इलीगल है, ठीक है। तो और हस्बैंड कहता है कि भाई मैं तो काम ही नहीं करता, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। दोनों साइड से केसेस आते हैं, पता करने के लिए वो कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बाइगैमी के केसेस होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर इतना लंबा है डिवोर्स का इंडिया में, 12-12, 15-15 साल लग जाता है डिवोर्स होने में, ठीक है। तब भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो लोग जो है इसलिए शादी ही दूसरी कर लेते हैं बिना डिवोर्स लिए। तो बाइगैमी के केसेस आते हैं कि भाई उसने शादी कर ली बिना डिवोर्स लिए। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल के बहुत सारे तरीके के हमारे पास केसेस आते हैं। फिर होते हैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड के केसेस, जिसमें जो है ना शादी ही फ्रॉड थी, शादी ही पैसे के लिए करी गई थी, ठीक है। उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए शादी करी गई थी। ये बड़े केसेस आजकल प्रेवलेंट हो गए हैं। तो मैं ऐसे ही ना एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड का केस बताता हूँ। हमने ये, क्योंकि जो केसेस याद वही रहते हैं जो यूनिक होते हैं, ठीक है। सो ये जो हमने केस किया, ये हमने किया एक पर्सन का, जिसमें जो पर्सन था हमारे पास आया, वो ये कहता है जी जो मेरी वाइफ थी, मेरी भी सेकंड मैरिज थी और उसकी भी सेकंड मैरिज थी। हमारा जो है हम मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले, स्कूल में टीचर है, प्राइमरी स्कूल की टीचर है वो, ठीक है। हम दोनों ने शादी कर ली, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन। अब क्या था कि मैं तो अपने जॉब पे चले जाता हूँ, वो घर पे अकेले रहती है, मेरे घर में कोई है नहीं, ठीक है। जो मेरे फादर हैं वो बीमार रहते हैं, ठीक है। तो मैं तो जॉब पे चला जाता। तो कहते हैं कि लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली मेरे फादर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने घर में रहना शुरू कर दिया, तो अपने फादर की केयर करने के लिए। जैसे मैंने घर में रहना शुरू किया, ये घर छोड़ के भाग गई, ठीक है। बिकॉज उसको लगने लगा कि मैं घर में रह रहा हूँ तो मैं उसकी हर चीज़ पे वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। घर छोड़ के चली गई, और जब वहाँ पे गई, ठीक है, तो मेरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया इसने। और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मैंने उसको कहा भी अब तो फादर की डेथ हो गई, अब तो वापस आ जा, ठीक है। तो कहती है कि वापस तो आई नहीं, और इसने मेरे ऊपर सारे केसेस लगा दिए, डॉरी हैरेसमेंट का लगा दिया, और उसका लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, सारे केसेस लगा दिए, ठीक है। तो कहता है कि मुझे जो है ना इसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि ये जो लड़की है ये क्या लड़की है, ये कैसी लड़की है। अब हमने जो है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी लड़की के बारे में। तो जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमें पता चला कि हमने उसको कई दिनों तक फॉलो किया, लड़की को फॉलो जो हमने किया, तो हमने देखा अलग अलग आदमियों के साथ एक डिंजी से होटल में जा रही है। हमने वीडियो बना लिए अलग अलग आदमियों के साथ, ठीक है। हमने कहा कि ये तो गलत इलिसिट एक्टिविटी में लगती है, तो कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह लगती है। हमने वीडियो बना के अपने क्लाइंट को दिखाए। जब हमने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट शॉक हो गया, कहता है ये तो जो है ना ये आदमी, ये तो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके फादर हैं तीनों, जो हाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके फादर हैं, तो तीनों के तीनों। अरे बाप रे। फिर हमने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी उसके बारे में, लेडी के बारे में, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि जो ना प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है, ये उनका जो बच्चों के फादर आए थे उनको ल्योर करती थी और उनके साथ रिलेशनशिप बना के उनसे ह्यूज मनी एक्सट्रैक्ट करती थी, और उनके साथ जाके शी यूज्ड टू स्लीप विद देम, ठीक है। और सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि भाई ये इनका सोच दिया। हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया, पूरा डिटेल बैकग्राउंड चेक किया, हमने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स चेक किए, सब कुछ चेक किया। तो हमें ये पता चला कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग। ये गैंग का काम ही यही है, मैट्रिमोनियल शादी करके और उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना लोगों से। और ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ में इस लड़की की पहले 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो हम डिटेक्ट कर लिया, जिन शादियों को हमने। अच्छा, आपने वो पकड़ लिया? हाँ, वो हमने पकड़ लिया। और ये लेडीज़, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की नौकरी आसानी से मिल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल की टीचर बन के ये जो है, और इसके साथ और भी लेडीज़ शामिल थी, और प्राइमरी स्कूल की टीचर्स बन के ये उसमें चली जाती हैं और वहाँ पे ऐसे ही वो ट्रैप करती हैं। छोटी सिटी का केस था, जैसे उसकी 4 शादियाँ हो चुकी थी। लेकिन हमने जो है ना, जो उसका पास्ट हस्बैंड था, इससे पहले वाला जो हस्बैंड था, जिसके बारे में इसने हमारे क्लाइंट को डिस्क्लोज किया था, बाकी सारी शादियों का तो अलग आइडेंटिटी से करी थी, उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। इस हस्बैंड के बारे में उसने डिस्क्लोज किया हुआ था हमारे क्लाइंट को। तो हमने उस हस्बैंड के घर फाइंड आउट किया किससे इसकी शादी हुई थी।
वो ये ना विडोअर थी, डिवोर्स्ड नहीं थी, विडोअर थी, उस हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले, ठीक है। तो और उसकी जो जब हमने उसके पेरेंट्स से जाके इन्वेस्टिगेशन करी तो वो कहते हैं कि जी ये तो जो है, ये तो लड़की जो है बड़ी जालिम है, ये तो हमारे बेटे को इसने मार दिया है, उसको हार्ट अटैक आया इसकी वजह से, या पता नहीं क्या उसको स्लो पॉइजन दे रही थी, क्या कर रही थी, हमें समझ में नहीं आया। ये जो है इसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है, आज तक यही नहीं पता चला डेथ कैसे हो गई। मेरा बेटा और मेरी ये अलग अलग रहते थे, जैसे उसकी डेथ हुई उसने ले आके क्रिमेट भी कर दिया हमारे को बुलाने से पहले। अरे बाप रे। हाँ, तो जब हमने उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि ये जिन लोगों से जिससे कनेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट कितने कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बाप रे। पूरा गैंग रन हो रहा पूरा गैंग रन हो रहा था और कितने लोगों को लूट चुके हैं, पूरी फ्रॉड है, पूरी की पूरी फ्रॉड। बाप रे सर, ये सब सुन के तो डर लग जाता है सर, हमारी तो शादी की उम्र है। नहीं देखो, मैं फिर से एक बात बोलूंगा, मरने के डर से ना कोई जीना नहीं छोड़ता, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैरिज इज अ ब्लिस, ठीक है। हर किसी को मैरिटल ब्लिस को एंजॉय करना ही चाहिए। बहुत लोग जो है ना, जब मैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड की बात करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं शादी ही मत करो, शादी मत करो, शादी करने को फायदा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूर करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको पहले बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करा के 100% श्योर होके तब करनी चाहिए शादी, ठीक है। ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी रिलेशनशिप में नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मैरिटल ब्लिस को एंजॉय करना चाहिए। मैरिज अपने आप में बहुत सारे हैप्पीनेस लेके आती है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में। आपका आगे जाके आपकी फैमिली एक्सपैंड होती है मैरिज के बाद, ठीक है। और ओल्ड एज में आपका साथ देने के लिए कौन होता है? आपके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है। आपके जो है भाई बहन चले जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल जाते हैं, यू आर लेफ्ट अलोन। आपकी लाइफ में आपका साथ देने वाला आपका पार्टनर ही होता है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ते हो। तो मैट्रिमोनियल लाइफ इज़ अ ब्लिस, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट इन द टाइम्स ऑफ टुडे यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट एंड गेट अ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक डन एंड देन गेट मैरिड। सर बॉलीवुड के सिंस आप इतने केसेस हैंडल करते हो, बॉलीवुड में भी एक्स्ट्रा मैरिटल और ये एक केस हमने पहले भी डिस्कस कराई, और कोई केस इंटरेस्टिंग आप डिस्कस करना चाहोगे बॉलीवुड का? बॉलीवुड में ना बहुत सारे केसेस अलग तरीके आते रहते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस, बच्चों के ड्रग्स में पड़ जाने के केसेस, ये बड़े आम केसेस हैं बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में फ्रॉड के केसेस, कोई पैसे लेके भाग गया, किसी ने चीट कर दिया, ये केसेस बड़े आम है। कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है अपना, वो केस बड़े आम है। लेकिन एक केस हमने किया था एक सेलिब्रिटी के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वेल नोन सेलिब्रिटी हैं वो। ये केस बिल्कुल अलग केस था। अच्छा, इसमें क्या, बड़ा सेंसिटिव केस था। क्या था कि जो इनके ना मैनेजर के थ्रू, या इनके मैनेजर आए थे हमारे पास। मैनेजर ने आके हमारे को इनके सेलिब्रिटी के बारे में बताया कि भाई पहले तो हम NDA साइन करते हैं उनका, तो ऑब्वियसली तो NDA साइन हो गया। हमने केस क्या था कि इनकी जो सीक्रेट्स थे सारे, इनकी सारी प्राइवेट मीटिंग्स की, ये किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई अफेयर चल रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो ना मीडिया में लीक हो रही थी, ठीक है। सो अब वो उनकी PR टीम को भी मालूम नहीं होती। तो और पहले जो ये करने वाले होते थे, कहीं पे जाने वाले हैं, कोई प्लान हो रहा है, वो सारा मीडिया में आना शुरू हो गया था। अब इनको लगता था कि इनकी सीक्रेसी को लीक कर रहा है। अब हमारा काम क्या था, ये फाइंड आउट करना कि इनकी सीक्रेसी लीक कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, PSOs, जितने भी इनके सर्वेंट्स थे, इनका क्रू था, इनके जो वो थे PR की टीम थी, सबके हमने बैकग्राउंड चेक्स करने शुरू किए, सबके कनेक्शंस चेक करने शुरू किए, टेक्निकल सर्वेलेंसेस करी, फिजिकल सर्वेलेंसेस करी, ठीक है। हर तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन करी। हमारे को कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जो कि ऐसे लीक कर रहा हो इन्फॉर्मेशन। फिर हमने क्या किया, ये तो हो गई स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करी। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि जो जर्नलिस्ट वो आर्टिकल छाप रहा था ना, ठीक है, उस जर्नलिस्ट के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने उससे इन्फॉर्मेशन गेन करी, मतलब जब उसके ऊपर हमने टेक्निकल सर्वेलेंस रखी, उसको कई दिनों तक फॉलो किया, तो देखा कि वो एक जगह पे आता है किसी से मिलने, और जब वो आता है ना, अपनी गाड़ी दूर पार्क कर देता है, ऑर्डिनरी से गंदे से कपड़े पहन लेता है, ठीक है, और बिल्कुल जो ना नौकर टाइप लगना शुरू हो जाता है। और नौकर टाइप लग के और एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक आदमी रहता है, उस आदमी से मिलता है, ठीक है। और आदमी से मिलता है, दोनों साथ में ड्रिंक व्रिंक करते हैं, मस्ती करते हैं, और ड्रिंक करके मस्ती करके वापस आता है। वापस आके अपनी वो गाड़ी में बैठता है, अपना सूट वूट पहनता है, चेंज करता है और चले जाता है। अब हमें बड़ा वो लगा
एस्टॉनिशिंग, मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया, ठीक है, ये तो सस्पिशियस है। तो फिर हमने उस आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो जिससे वो मिलने आता था। जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने ये देखा कि जो सेलिब्रिटी का नौकर था वो इस दूसरे पर्सन का रूममेट था। अच्छा। हाँ, तो जो नौकर था इसका, ये था लूज टॉकर, ठीक है। ये अपने रूममेट को जाके सारी बातें बताता कि आज सर यहाँ जाने वाले हैं, आज ये करने वाले हैं, आज ये होने वाला है, अपनी सिर्फ तानाशाही में। और वो जर्नलिस्ट इसके रूममेट का फ्रेंड बन गया, ये नहीं बता कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो जनरली कि मैं दूसरी जगह पे नौकरी करता हूँ, अभी नौकर हूँ। और जो इसका दोस्त था वो उसको सारी बातें बताता था। ओके। हाँ, तो और इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई मैलिफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, कोई किसी को पैसा दे नहीं रहा था, सिर्फ गॉसिपिंग में ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। बताओ। जर्नलिस्ट ने कैरेक्टर प्ले करा है और उस कैरेक्टर में जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और जो एक्टर उस आदमी के पास जाता था दारू पीने, वो बस उतना ही था, कुछ ऐसा नहीं था। नहीं, जब वो एक्टर नहीं जाता था दारू पीने, एक्टर नहीं जाता था, जो उसका रूममेट था ना, सर्वेंट का जो रूममेट था, उसके साथ जर्नलिस्ट बैठ के ड्रिंक करता था ताकि उससे सारी बातें निकलवा पाए ड्रिंक के टाइम पे। बताओ सर, क्या क्या चल रहा है। दुनिया जा कहाँ रही है सर, सोचने वाली बात है। प्रोफेशन में सेफ नहीं है कोई, किसी को गिराने के लिए, अपने देखो, पैसे जब आप बनाने लाइफ के में लिए। बहुत राइज कर लेते हो ना, ठीक है, चाहे आप बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप बड़े डिटेक्टिव हो, ठीक है, या कोई भी हो, ठीक है, आप ना हमेशा पब्लिक की नज़रों में आ जाते हो और रिस्क फैक्टर आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सपोज होने का। सही बात है। ठीक है, तो कोई भी जितने आप बड़े होते जाओगे ना, उतना आपको डिस्प्यूट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बट सर, सिंस यहाँ पर वैसे मॉरली देखा जाए तो एक्टर गलत है, या मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान गलती करके आपके पास आते हैं कि भाई मुझे बचा लो, तो क्या एक मॉरल साइड आपकी या टीम की ऐसे कभी होता है कि यार इसने तो बहुत गलत करा है, हम इसे नहीं बचाएंगे, या हम केस रिजेक्ट कर रहे हैं? बहुत बार होता है, हम लोग जितने केसेस लेते हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा केस रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो किसी भी तरीके से अनएथिकल इन नेचर है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का आया, बट सर इस केस में भी ऐसा ही था कि वो अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हैं, तो आप लेकिन Personally counselling भी वो ब्लैकमेल हो रहा था, ठीक है, ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड, और उसकी खुद की वाइफ को थ्रेट था कि उसकी वाइफ को वो हार्म ना पहुंचा दे किसी भी तरीके से। जब ऑब्सेस हो जाता है ना पर्सन, ऑब्सेशन में आके आदमी कुछ भी कर जाता है। जितने भी आप देखोगे क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्सेशन में आके तो हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी का जो केस था, ठीक है, या कोई भी केस ऐसा हुआ है, ये क्या है, लव क्राइम्स ही तो है। सही बात है। ठीक है, तो ऑब्सेशन में क्राइम, आदमी किसी भी हद तक जाके क्राइम कर सकता है, आपको बड़े तरीके से उसको सेटल डाउन करना पड़ता है। पर सर जैसे डिटेक्टिव्स के करियर के लिए कहा जाता है कि अनकन्वेंशनल तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं, पर और लीगल वाले तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं जो कन्वेंशनल होते हैं। पर जब आप अनकन्वेंशनल तरीके यूज़ करते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पे वापस से किसी ने कुछ केस या कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी? बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो डिटेक्टिव एजेंसीज जो भी एग्जीक्यूट करती है ना, एक पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, वेल प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्रेन्स लगते हैं कंपनी में। इसलिए हम बड़े केसेस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने सीनियर ब्रेन्स हैं, आईजी लेवल के ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर रैंक के आर्मी ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, डायरेक्टर लेवल के आईबी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो हम लोग पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं हर केस में, और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है कि हम रिस्क किस तरीके से ले सकते हैं। और हर टाइम हमारे जो ब्रेन है हमारे एग्जीक्यूटिव्स के बीच चल रहा होता है कि किस केस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई भी हमारा केस आज तक एक्सपोज हुआ हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखो, हाइपोथेटिकल रिस्क जब आप एक ऐसे बिजनेस में हो तो हमेशा रहता ही है, लेकिन आप स्टैटिस्टिकली बात करो तो स्टैटिस्टिकली कभी ऐसा नहीं हुआ। बट जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसको पता लग गया कि भाई ये तो अनकन्वेंशनल तरीका ही यूज़ कर रहे हो आप, बट उसको पता लग गया तो एक तरीके से वो कंप्लेन कर सकता है आपकी। और वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, वो सारा लीगल एम्बिट में करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट एन इलीगल प्रोफेशन, ठीक है। सो अगर सपोज करो कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको, हम बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन में अगर पता लग जाए भाई तो आप क्या करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो एथिकल और लीगल बाउंड्रीज में रह के करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्लाइंट आता है हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और जो भी हम एविडेंसेस निकालते हैं वो हम निकालते हैं कोर्ट पर्पज़ के लिए।
हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ डिफेंसिव, कि हमें अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि हमें किसी सामने वाली पार्टी को हार्म पहुंचाना है। अगर सपोज करो कि कोई हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, ठीक है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट है, आप हैरेसमेंट हो रही है, आपको कोई एविडेंस चाहिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब जज तो जाके खुद लाएंगे नहीं एविडेंस, ना आपके लॉयर्स एविडेंस लाएंगे, ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पुलिस एविडेंस लाएगी, ठीक है। तो कौन लाएगा? प्राइवेट डिटेक्टिव्स लाएंगे। तो एविडेंस जब आप कोर्ट पर्पस के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, देन इट इज़ नॉट इलीगल प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द राइट मेथडोलॉजीज। मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन को करने के, वो लीगल होने चाहिए। अब मेथड्स लीगल क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग टीम्स काम करती हैं। कोई भी एक डिटेक्टिव सारी इन्वेस्टिगेशन अपने आप से कर ही नहीं सकता। आई एम नथिंग विदाउट माई टीम, ठीक है। अगर मेरे पास मेरी टीम नहीं है ना, तो मैं ज़ीरो हूँ, और हर वो डिटेक्टिव ज़ीरो है जो अकेले काम करता है। एक टीम चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक टीम जाती है, वो फिजिकली किसी के बारे में ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज करती है। ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज कैसे होती हैं कि उसके सर्वेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक है, उसके ड्राइवर से कॉन्फिडेंस में ले लिया, उसके नेबर से डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज चल रही हैं, उसके ऑफिस में डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज चल रही हैं। इसको कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर होता है सर्विलेंस एक्टिविटी। सर्विलेंस एक्टिविटी क्या होता है कि हम उस पर्सन को फॉलो करते हैं, एक टीम उसको फॉलो करती है, ये होती है सर्विलेंस टीम। तो पब्लिक प्लेसेस पे फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पब्लिक प्लेसेस वीडियोज़ बनाते हैं, नॉट प्राइवेट प्लेसेस, ठीक है। किसी कमरे के अंदर चले गए, किसी होटल के रूम में चले गए तो हम वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। ओनली एट पब्लिक प्लेसेस हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर एक टीम होती है जो बैक ऑफिस में रिसर्चेस करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं कि अगर मेरे को आप अपना मोबाइल नंबर दोगे ना, मैं आपका पूरा का पूरा डाटा निकाल सकता हूँ आज तक का। अच्छा, हाँ, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। अवेलेबल पोर्टल्स, पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल्स हैं, बट एक्सेस हर किसी को नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है कि डार्क वेब रिसर्चेस होती हैं। फिर एक ये मेथड होता है। फिर होता है कि आप अंडरकवर एजेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अंडरकवर एजेंट्स को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? मेल और फीमेल अंडरकवर एजेंट जो होते हैं सामने वाले के फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसके कॉर्पोरेट में उसके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं काम करने के लिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से अंडरकवर एजेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो। सपोज आप 3 लोग हो, ठीक है, आपके इतना अच्छा पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, कि वो आपका फ्रेंड बन जाए पूरी तरीके से, और आप तीनों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो सोचो कि वो आपके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, राइट। तो अंडरकवर एजेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ये मेथड सारे अनकन्वेंशनल हैं, बट लीगल हैं और एथिकल हैं। इसमें कहीं पर भी, ठीक है, लीगैलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, राइट। सो अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग अंडर एन अथॉरिटी, वी आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन एविडेंस, ठीक है। जो हम एविडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोर्ट पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, वी आर अ लीगल बॉडी। लीगल बॉडी कैसे हैं कि हम लोग जो रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हम क्या क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं, विच इज पास्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हम लोग जो है हैवीएस्ट जीएसटी पेयर्स हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है। उसका जो है HSN कोड भी है अलग से, ठीक है। तो जो उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, GST चार्ज करते हैं। वी आर वन ऑफ द हैवीएस्ट GST पेयर्स इन द कंट्री इन दिस डोमेन, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट आपसे GST चार्ज कर रही है अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रही है, ठीक है, और आपको इस क्लियर डेफिनेशन मेंशन्ड है GST रूल में कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो होती हैं जो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं ऑन अ चार्ज ऑफ फी, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन मैट्रिमोनियल नेचर की भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट नेचर की भी हो सकती है, वो थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स भी हैंडल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपसे गवर्नमेंट इसके लिए GST चार्ज करी, यू आर नॉट इलीगल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, ठीक है। आप जो है MSME में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। MSME में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से क्लियर डेफिनेशन मेंशन्ड है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन वही जो GST है मेंशन्ड है, सिमिलर डेफिनेशन। तो MSME में आपको गवर्नमेंट रजिस्टर करा रही है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, विच मीन्स यू आर 100% लीगल बॉडी। पॉइंट नंबर 2, एक और लॉजिक, कौन सी कंपनी इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं करती है? जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है। बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लोन देने से पहले सब्जेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। कंपनीज लाइक बिग 4,
ठीक है, प्री एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, हर तरीके की वो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं कॉर्पोरेट नेचर में, चाहे वो KPMG हो, चाहे वो PwC हो, चाहे वो चाहे वो आपकी डेलॉयट हो, कोई भी बिग फोर जो भी हैं आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दे जस्ट डू नॉट कॉल देमसेल्व्स डिटेक्टिव्स, दे कॉल देमसेल्व्स रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना, इन्वेस्टिगेशन वो भी करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत कहाँ पर नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो चलो हम लोग लीगैलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी क्लाइंटेल में जजेस के लिए हमने काम किया हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमने काम किया हुआ है, पुलिस के लिए हमने काम किया, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी काम किया हुआ है और पुलिस के लिए भी काम किया हुआ है, इनकम टैक्स के लिए हमने काम किया हुआ है, GST के लिए हमने काम किया हुआ है। क्योंकि पुलिस तो खुद ही कई जगहों पे हमें फ़ोन करते हैं कि, क्योंकि क्या होता है देखो, पुलिस भी किस तरीके से काम करती है, दे वर्क ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मर से भी तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो लोग। और अगर हम उनके ट्रस्टेड पार्टनर है और हमारा सर्कल है कहीं पे, ठीक है, हमारे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क है एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो अगर हम उनके लिए इन्फॉर्मेशन सीख करके दे सकते हैं, किसी केस में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, तो वाई शुडंट दे कम टू अस एंड आस्क फॉर हेल्प। हम भी तो उनकी हेल्प मांगने जाते हैं, अगर उनको कभी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ, पॉलिटिशियंस के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, लॉयर्स के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसके लिए हमने काम ना किया हो। करेक्ट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके और बातें बहुत लंबी चल गई और मेरे को लग रहा है जितने केसेस आपने मेरे ख्याल से 10,000 से भी ज़्यादा केसेस हैंडल करें अपनी लाइफ में, और अगर हम बातें करने लगे तो एक सीरीज़ भी पूरी बना देंगे, वो भी कम पड़ेगी। बट आई एम श्योर ऑडियंस को इस एपिसोड में बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ये एपिसोड प्योरली अवेयरनेस के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, दोनों के लिए था। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी भी तरीके की हेल्प सर कर सकते हैं तो सर को रीच आउट करने के लिए हम सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। सर का इंस्टाग्राम भी हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में हो और आपके को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सुसाइड जैसी गलत चीज़ें करना या फिर प्रेशर में आके किसी को पैसे दे देना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं। सर की डिटेल्स हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है, आप चाहते हैं सर के साथ हम और एपिसोड्स करें, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दें। और बस यार, हम आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। सर, आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? आई वुड ओनली से वन थिंग कि लोगों को ना इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या जो भी कोई पर्सन के लाइफ में नया आ रहा है, ठीक है, उसको एक बार इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लें, उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, किसी को भी अपनी लाइफ में नए पर्सन को ऐसे एंट्री ना होने दें जिसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानते ना हो। और कभी भी कोई भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि आप फंस चुके हो, आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, डोंट गेट पर्टर्ब्ड। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको एक सही पर्सन को फाइंड आउट करना है जो आपकी हेल्प कर सके। कभी भी कोई ड्रास्टिक स्टेप ना लें, ठीक है, और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, bye. सी यू, टाटा।